Namaste. Welcome to the UPSC Democracy Podcast channel. Today in our series of Class 9th NCERT Democratic Politics, we will discuss Chapter 1, What is Democracy? Why Democracy? ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है आज का। हाँ, मतलब आज हम एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की बात करेंगे। अजीब कैसे, मतलब किस सेंस में? देखिए, दुनिया के जो सबसे खतरनाक डिक्टेटर्स और तानाशाह है ना, जो लोगों की आज़ादी छीन लेते हैं या विरोधियों को जेल में डाल देते हैं, बिल्कुल। वो लोग भी किसी ना किसी तरह अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाना चाहते हैं। ऐसा क्या जादू है इस वर्ड में यार कि जिसके पास ये नहीं है वो भी इसका लेबल अपने ऊपर लगाना चाहता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर आप ध्यान से देखें तो डेमोक्रेसी आज के वक्त में सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ी रह गई है। तो और क्या बन गई है? ये एक ऐसी ब्रांड वैल्यू या कह लीजिए लेजिटिमेसी का सिंबल बन गई है जिसे हर पावर हंग्री लीडर ना अपने लिए क्लेम करना चाहता है। एग्जैक्टली। लाइक एक वैलिडेशन टैग मिल गया हो। हाँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर असली और नकली डेमोक्रेसी के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ब्लर हो चुका है आजकल। सही बात है। और उस ब्लड लाइन को क्लियर करना ही हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस डिस्कशन में। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हम ये डेमोक्रेसी वर्ड का बहुत फ्रीली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हाँ, हम लोग कैजुअली बोल देते हैं। वही ना, जैसे दोस्तों के बीच डिसाइड करना हो कि आज कौन सी मूवी देखनी है, या फैमिली में संडे का डिनर मेन्यू तय करना हो, है ना, लोग बोलते हैं भाई वोटिंग कर लो। एग्जैक्टली हम तुरंत कहते हैं कि वोटिंग कर लो, जो मेजोरिटी बोलेगी वही करेंगे। अपना ग्रुप तो पूरा डेमोक्रेटिक है। सही एग्जाम्पल दिया है। वहां हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। हम उस कॉन्सेप्ट को इंट्यूटिवली समझते हैं और अप्लाई भी कर लेते हैं बिना किसी टेक्स्ट बुक के। राइट। लेकिन जैसे ही इसकी एक्चुअल पॉलिटिकल डेफिनेशन की बात आती है तब लगभग सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। देखिए, उस कंफ्यूजन का एक बहुत बड़ा रीजन है हम स्कूल में या फॉर्मल एजुकेशन में जिस तरह से चीजों को अप्रोच करते हैं ना, हाँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो हमेशा एक सेट पैटर्न में होता है। हमें आदत होती है कि पहले किसी कॉन्सेप्ट की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन याद की जाए, रटने वाली आदत। बिल्कुल, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएं। लेकिन रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती है। रियल लाइफ में उल्टा होता है ना। हाँ, रियल लाइफ में पहले हमें सिचुएशन या कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है और डेफिनेशन तो बहुत बाद में आती है। अच्छा। जब हमें उस चीज को किसी और मिलती जुलती चीज से डिफरेंशिएट करना होता है ना, तब हमें डेफिनेशन चाहिए होती है। मुझे इस बात पे वो एनसीईआरटी की स्टूडेंट मेरी का डाउट और वो एवरीडे वर्ड्स वाला लॉजिक याद आ रहा है। हाँ, मेरी का पॉइंट बहुत वैलिड था। या वो स्टूडेंट बहुत स्मार्टली पूछती है कि हम पहले डेफिनेशन क्यों ढूंढ रहे हैं, जैसे हम डेली लाइफ में पेन या रेन या लव जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। राइट। मैं किसी को पेन मांगने से पहले ये थोड़ी सोचूंगी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ पेन। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस बोलूंगी कि यार पेन देना और सामने वाला समझ जाएगा। हम सिर्फ उन वर्ड्स को प्रैक्टिकली यूज करके ही उनका मीनिंग समझ जाते हैं। और वही लिंग्विस्टिक फिलॉसफी डेमोक्रेसी पे भी अप्लाई होती है। कैसे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, हमें किसी वर्ड की एग्जैक्ट या शार्प डेफिनेशन की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हमें उस वर्ड को किसी और सिमिलर कैटेगरी से अलग करना हो। ओह, आई गेट इट। जैसे आपने रेन का एग्जाम्पल दिया। हम बारिश या रेन वर्ड को कैजुअली यूज करते हैं रोज। हाँ, नॉर्मली बारिश हो रही है बोलते हैं। लेकिन जब हमें किसी को स्ट्रिक्टली समझाना हो कि ये नॉर्मल रेन नहीं है, ये एक ड्रिजल यानी हल्की बूंदाबांदी है, या फिर वो एक्सट्रीम वाला क्लाउड बर्स्ट जिसे बादल फटना कहते हैं। एग्जैक्टली, तब जाकर हमें रेन की एक प्रिसाइज टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए होती है ताकि बाउंड्रीज क्लियर हो सकें कि ये ड्रिजल है, ये रेन है और ये क्लाउड बर्स्ट है। इसको अगर मैं अपने इंडियन मिडिल क्लास रूटीन से कनेक्ट करूं तो हम लोग जो डेली पनीर खाते हैं उससे इसको परफेक्टली समझ सकते हैं। अच्छा, पनीर वाला लॉजिक ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, मतलब जब हम घर पर या किसी ठेले पर पनीर खाते हैं तो हमें पनीर की केमिकल डेफिनेशन थोड़ी चाहिए होती है। बिल्कुल नहीं, हम लैब टेस्ट थोड़ी करते हैं। या उसके फैट कंटेंट का मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन। हम बस उसके टेस्ट और टेक्सचर से जानते हैं कि हाँ, ये पनीर है, मस्त लग रहा है। राइट राइट, टेस्टी काफी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में नकली पनीर बिकने लगता है। ओह, वहां डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, क्योंकि सिंथेटिक पनीर बिल्कुल असली पनीर जैसा दिखता है, उसका कलर सेम होता है, सब सेम लगता है देखने में। हाँ, वो धोखा दे सकता है आसानी से। तब जाकर हमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन या केमिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि हम नकली और असली के बीच एक लाइन ड्रॉ कर सके। यही सेम हाल आजकल डेमोक्रेसी का भी हो गया है ना। ये एनोलॉजी आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटी पर बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है।
हमें डेमोक्रेसी की एक क्लियर और एकेडमिक डेफिनेशन की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बेसिक आइडिया नहीं है। आइडिया तो सबको है बेसिकली। हाँ, आइडिया तो लोगों को होता है कि उनका थोड़ा बहुत से होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो फिर डेफिनेशन क्यों चाहिए हमें? हमें डेफिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स जो एक्चुअल में पूरी तरह से ऑथोरिटेरियन है, जो डिक्टेटरशिप्स है सब में, वो भी उस नकली पनीर की तरह खुद को डेमोक्रेसी बुलाने लगी हैं आजकल। नकली डेमोक्रेसी बेच रहे हैं वो लोग। एग्जैक्टली वो इलेक्शंस का नाटक करती हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं, पर रियल पावर किसी एक डिक्टेटर या सेना के पास होती है। अच्छा, तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए? हाँ, तब उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ना, उस नकली और असली के बीच लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं। तो अगर बाउंड्री सेट करनी ही है और क्लियर क्राइटेरिया चाहिए, तो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आता है कि हम सीधा उस वर्ड के हिस्ट्री या ओरिजिन पर क्यों नहीं चले जाते? अच्छा, एटिमोलॉजी पर? हाँ, मतलब इतना लंबा डिबेट क्यों करना है? एक और स्टूडेंट है सॉस में, योलांडा। वो कहती है कि डेमोक्रेसी वर्ड ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। हाँ, ग्रीक रूट्स हैं इसके। जिसमें डेमोस का मतलब है लोग यानी पीपल, और क्रिटिया का मतलब है रूल या पावर। राइट। तो डेरिवेशन के हिसाब से सीधी सी बात निकल कर आती है ना कि रूल बाय द पीपल, जनता का शासन। देखने में तो आसान लगता है ये। वही तो मैं सोच रही थी कि क्या हम इस ओरिजिन को एक यूनिवर्सल डेफिनेशन मानकर आगे नहीं बढ़ सकते? ये तो एक बना बनाया फ्रेमवर्क है हमारे पास। हिस्ट्री और एटिमोलॉजी यानी शब्दों की उत्पत्ति से आंसर्स निकालना काफी लोगों को पसंद है, क्योंकि ये एक बहुत आसान शॉर्टकट लगता है। हाँ, टाइम बचा लेता है। लेकिन किसी भी वर्ड की रूट पर अटक जाना एक इंटेलेक्चुअल ट्रैप हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन को ही देखें, कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन, हाँ, तो आपको समझ आएगा कि ओरिजिन हिस्ट्री हमेशा प्रेजेंट रियलिटी को डिफाइन नहीं कर सकती है। वो कैसे? शुरू में कंप्यूटर्स का इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए हुआ था। उनका बेसिक फंक्शन था बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व करना। मतलब बस कैलकुलेशन करने के लिए? एग्जैक्टली। वो एक तरह से बहुत ही पावरफुल रूम साइज कैलकुलेटर्स थे पहले। लेकिन आज के टाइम में क्या हम कंप्यूटर्स को उनकी उस एंशिएंट डेफिनेशन से लिमिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज अगर कोई मुझसे कहे कि कंप्यूटर सिर्फ सम सॉल्व करने के लिए, तो मैं उस पर हंसूंगी यार। वही ना। आज लोग कंप्यूटर पर म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, दुनिया भर के सर्वर्स से कनेक्ट होकर रियल टाइम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है। वर्ड वही है। कंप्यूटर पर टाइम के साथ उसका फंक्शन, उसकी औकात और सोसाइटी में उसका रोल पूरी तरह से बदल चुका है। हम स्मार्टफोन्स को ही देख लें। हाँ, स्मार्टफोन का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। शुरू में फोन का मतलब सिर्फ बात करना था, हेलो हेलो करना। लेकिन आज स्मार्टफोन हमारा बैंक है, कैमरा है और पूरी दुनिया उसी में है। ये स्ट्रक्चरल चेंज का एक बहुत बढ़िया प्रूफ है, और यही लॉजिक डेमोक्रेसी पर भी अप्लाई होता है। तो यानी रूट्स मैटर नहीं करते अब? देखिए, प्राचीन ग्रीस में जब डेमोक्रेटिया वर्ड बना था, तब उनकी सोसाइटी बहुत छोटी थी। कुछ हजार लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, एक टाउन स्क्वायर जैसी जगह पर, है ना? हाँ, और सीधे हाथ उठाकर लॉज बनाते थे। लेकिन आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। करोड़ों लोग हैं आज तो देश में। आज नेशन स्टेट्स में करोड़ों लोग हैं। हमें कॉम्प्लेक्स वोटिंग सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्री प्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज जैसी इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है। तो सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोगों का शासन बोल देने से आज का ये कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। अच्छा। एक वर्ड कभी भी अपने पुराने रूट से हमेशा के लिए बंद करके नहीं रह सकता। सोसाइटी के साथ उसके मीनिंग को भी इवॉल्व होना ही पड़ता है। मतलब हम सिर्फ पास्ट के सहारे प्रेजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक और जगह जहाँ लोग अक्सर आकर अटक जाते हैं, वो है फेमस हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट कोट्स पर। कोट्स पर बहुत लोग रिलाई करते हैं। जैसे एक और स्टूडेंट रीबियांग ने मेंशन किया, एब्राहम लिंकन की वो सबसे वाइडली कोटेड लाइन है। हाँ, वो फेमस डेफिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि हम मानते हैं कि बस यही अल्टीमेट ट्रूथ है। ये एक स्टैंडर्ड बन गया ना दिमाग में। तो जब एक परफेक्ट, इतनी अच्छी साउंडिंग डेफिनेशन ऑलरेडी वाइडली एक्सेप्टेड है, तो फिर नए सिरे से डेफिनेशन क्यों ढूंढे हम लोग? लिंकन की डेफिनेशन अनडाउटली बहुत इंस्पायरिंग और खूबसूरत है, उसमें कोई शक नहीं है। ये डेमोक्रेसी के आइडियल फॉर्म का एक पोएटिक विजन है। पोएटिक तो है, लेकिन किसी भी फेमस कोट को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो किसी महान इंसान ने कहा है। ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक सोच का यूज करना चाहिए।
लिंकन का टाइम 19th सेंचुरी का था ना। और आज दुनिया बहुत अलग है। आज के दौर में जहां इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एल्गोरिथमिक प्रोपेगेंडा और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी चीजें इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कितना मैनिपुलेट करते हैं सबको। वहां ये रोमांटिक आइडिया कि गवर्नमेंट बाय द पीपल सच में कितना प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन करना जरूरी है। हमें चीजों को डीपली एनालाइज करना आना चाहिए। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर हम आइडियल रोमांटिक कोट से हटकर थोड़ा सिनिकल रियलिटीज की तरफ देखें तो हिस्टोरिकल लिटरेचर में ऐसे बहुत से बिना नाम वाले कोट्स मिलते हैं। रिबियंग ने कलेक्ट किए थे ना वो। हाँ, उनमें से कुछ कोट्स तो डेमोक्रेसी की कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। जैसे एक कोट है जो काफी स्ट्राइकिंग है। कौन सा वाला? Democracy consists of choosing your dictators after they have told you what you think it is you want to hear. ओह, ये बहुत गहरा है। मतलब डेमोक्रेसी में आप अपने डिक्टेटर खुद चुनते हैं, और वो भी तब जब वो आपसे वही बातें बोलते हैं जो आप अपने दिमाग में ऑलरेडी सुनना चाहते हैं। ये कोट मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेनिंग और वोटर साइकोलॉजी की सबसे बड़ी वीकनेस को हाईलाइट करता है। सच्ची में ये बताता है कि डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीटली मैनिपुलेट किया जा सकता है लीडर्स के द्वारा। मुझे ये पढ़कर सीधा ना अपने स्टूडेंट लाइफ और कॉलेज इलेक्शंस याद आ गए। वहां तो अलग ही पॉलिटिक्स चलती है। बिल्कुल। जब कॉलेज में क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी सीआर के इलेक्शंस होते हैं ना, तो कैंडिडेट्स हॉस्टल के रूम्स में आकर वही प्रॉमिस करते हैं जो स्टूडेंट्स डेस्परेटली चाहते हैं। जैसे कि प्रॉक्सी लगवा देंगे। हाँ, या बोलेंगे अगर मैं जीता तो अटेंडेंस का 75% वाला स्ट्रिक्ट रूल हटवा दूंगा, या एग्जाम पोस्टपोन करवा दूंगा। और स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। सब स्टूडेंट्स खुश होकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बंद करके उसको वोट दे देते हैं। और इलेक्ट होने के बाद पता है क्या होता है? वो पलट जाते हैं। वो कैंडिडेट सीधा मैनेजमेंट का आदमी बन जाता है, एक छोटे डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है और अपने ही बैचमेट्स पर नए रूल्स थोपने लगता है। कॉलेज इलेक्शन का ये छोटा सा एग्जाम्पल ना नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक परफेक्ट माइक्रोकॉस्म है। मतलब बड़े स्केल पर भी वही होता है। बड़े लेवल पर भी लगभग यही मैकेनिक्स प्ले आउट करते हैं। लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस करते हैं और फ्रीबीज ऑफर करते हैं। हाँ, जनता के डर और उनकी इनसिक्योरिटीज को टैप करते हैं, और पावर में आने के बाद उनका बिहेवियर टोटली ऑटोक्रेटिक हो जाता है। अपनी चलान लगते हैं बस। वो डिसेंट को क्रश करने लगते हैं। कोई क्वेश्चन करे तो उसको चुप करा देते हैं। इसीलिए कोड इतना पावरफुल है, क्योंकि ये सिखाता है कि सिर्फ इलेक्शन होना फ्रीडम की गारंटी नहीं है। और इसके आगे एक और कोट था रूबिंग के पास, जिसने मुझे फिजिकली वहीं रोक दिया था सोचने के लिए। अच्छा, वो कौन सा कोट था? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ओप्रेसर। खुद अपना ही शोषक यानी खुद पर जुल्म करने वाला बनने का अधिकार। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, एक सरफेस लेवल पर देखें तो ये टोटली अपसर्ड लगता है यार। अगर हम खुद को वोट दे रहे हैं तो हम अपने ओप्रेसर कैसे हुए? ये तो लॉजिक ही उल्टा है। एब्सर्ड जरूर लगता है, पर इसके पीछे का जो फिलोसॉफिकल लॉजिक है वो बहुत गहरी जिम्मेदारी की बात करता है। जिम्मेदारी कैसी? देखिए, किसी डिक्टेटर के अंडर अगर जनता पर जुल्म होता है तो जनता सिर्फ विक्टिम होती है ना? उनके पास तो कोई आजादी नहीं थी। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेसी में हमारा बेसिक प्रेमिस ये है कि सारी पावर जनता के पास है। हम अपने आजाद और फ्री विल से वोट डालकर अपनी लीडर्स चुनते हैं। मतलब हमने ही वो मशीनरी सेट इन मोशन की है एक तरह से। बिल्कुल सही। तो अगर कल को वो चुने हुए लीडर्स ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो हमारी आजादी छीन लेती हैं या इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ब्लेम किस पर आएगा? अल्टीमेटली उसकी मॉरल और स्ट्रक्चरल जिम्मेदारी किस पर आती है? जनता पर ही तो आती है, क्योंकि उन्हें वो पावर, वो अथॉरिटी सोसाइटी ने ही एक लेजिटिमेट इलेक्शन के थ्रू दी थी। ओह वाओ। तो एक तरह से डेमोक्रेसी हमें खुद के ऑपरेशन का वोट डालने का राइट दे देती है। ये सोचने में सच में थोड़ा डरावना है यार। हमने पावर दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी हुई, हम उसमें विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यू कांट जस्ट बी अ विक्टिम। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और लास्ट कोट याद आता है जो मुझे लगता है ह्यूमन नेचर का सबसे बैलेंस्ड असेसमेंट है। बताइए। Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice makes democracy necessary. ये कोट एक्चुअली किसी भी सोसाइटी को समझने के लिए ना एक मास्टर की तरह काम करता है। ये तो एकदम ह्यूमन साइकोलॉजी का कोर पकड़ लिया इसने। हाँ, इंसान के अंदर फेयरनेस, जस्टिस और दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करने की जो इनहेरेंट कैपेसिटी है ना, वही डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करने देती है। अगर सभी लोग सेल्फिश हो जाएं तो चलेगा ही नहीं। अगर सोसाइटी में मेजॉरिटी लोग फेयर ना हो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन पेपर पर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये तो हो गया कैपेसिटी फॉर जस्टिस वाला पार्ट। पर दूसरी तरफ इंसान की जो पावर हंग्री आदत है, उसके अंदर की जो एक इंक्लिनेशन है दूसरों को दबाने की और इनजस्टिस करने की,
जो डार्क साइड है हमारी। उसी डार्क साइड की वजह से डेमोक्रेसी नेसेसरी हो जाती है, यानी जरूरी हो जाती है सोसाइटी के लिए। क्योंकि अगर किसी एक इंसान या एक ग्रुप के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई तो वो उस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस का फायदा उठाएगा ना। बिल्कुल, वो अब्यूज करेगा उस पावर को। इसलिए हमें इलेक्शंस और चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए होते हैं। इतनी हैवी फिलॉसफी और इन डीप इनसाइट्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम एक फंडामेंटल लेवल पर आएं, हाँ, एक सिंपल ग्राउंड पे आते हैं ताकि एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सके लोगों के लिए, तो सोर्स मटेरियल में एक बेसिक बेयर मिनिमम डेफिनेशन सामने आती है। वो सिंपल वाली डेफिनेशन, हाँ, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स को जनता चुनती है, बस। ये बहुत ही बेसिक लगती है इन गहरे कोड्स के मुकाबले। बेसिक जरूर है और अपने आप में इनकम्प्लीट भी है अगर डीपली देखें तो। लेकिन एनालिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए ना, ये एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है। इनकम्प्लीट होने के बावजूद सॉलिड कैसे? क्योंकि इस बेयर मिनिमम डेफिनेशन से हम एक झटके में दुनिया के उन सभी गवर्नमेंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जो प्योरली नॉन डेमोक्रेटिक हैं, जो दिखावा भी नहीं कर पाती सही से। हाँ, जहां मैकेनिक्स ऑफ पावर बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे अगर हम म्यांमार का हिस्ट्री देखें। हाँ, म्यांमार तो एक परफेक्ट केस स्टडी है इसका, कि पावर जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड कैसे होती है। वहां क्या सिचुएशन थी सर, एक्सप्लेन करिए। जब वहां पर मिलिट्री जुंटा का रूल था तो वहां की आर्मी ने पावर बाय फोर्स कैप्चर की थी, एकदम गन पॉइंट पर। राइट, कू किया था। इस बारे मिनिमम डेफिनेशन के लेंस से देखें तो वहां रूलर्स को जनता ने इलेक्ट थोड़ी किया था। आर्मी जनरल्स के पास बंदूकें थी और उन्होंने स्टेट की हर इंस्टीट्यूशन पे अपना कंट्रोल कर लिया था। वहां पब्लिक का कोई से नहीं था डिसीजन मेकिंग में, जीरो से। वहां के लोगों का नेशनल पॉलिसीज या डिसीजन में कोई रोल ही नहीं था। अगर आप अपोज करेंगे ना तो आप सीधा जेल जाएंगे। वहां इलेक्शन और पीपल का तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। सिमिलरली अगर आप चिली का एग्जाम्पल लें, चिली में जनरल पिनोशेट का रूल था ना। हाँ, जहां ऑगस्टो पिनोशेट जैसे डिक्टेटर्स ने रूल किया। पिनोशेट ने एक मिलिट्री कू के थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया था पहले। उसने आते ही सब टेक ओवर कर लिया और अपनी एब्सोल्यूट पावर एस्टैब्लिश की। डिक्टेटर्स को जनता की सहमति या उनके मैंडेट की जरूरत ही नहीं होती है। वो मैंडेट मांगते ही नहीं है। और उनका रूल दर और फोर्स पर आधारित होता है। उनकी पॉलिसीज का आधार पब्लिक वेलफेयर नहीं, बल्कि अपनी पावर को कैसे भी मेंटेन करना होता है। और इन मिलिट्री या डिक्टेटर रूल से हटकर एक तीसरी कैटेगरी भी है जो इस बेयर मिनिमम डेफिनेशन में डायरेक्टली फेल हो जाती है। मोनार्की वाली कैटेगरी। हाँ, वो है मोनार्कीज या राजशाही। जैसे सऊदी अरेबिया का स्टेट स्ट्रक्चर देख लीजिए। वहाँ के किंग्स इसलिए रूल नहीं करते क्योंकि लोगों ने उन्हें अपना नेता चुना है या किसी इलेक्शन में उनकी मेजॉरिटी आई है। नहीं, उनका सिस्टम टोटली ब्लड लाइन पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। वहाँ रूल करने की लेजिटिमेसी का एक ही सोर्स है और वो है ब्लड लाइन। वो सिर्फ इसलिए रूल करते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं। प्रिविलेज ऑफ बर्थ कह सकते हैं इसको। एक आम नागरिक वहाँ कभी भी हेड ऑफ स्टेट बनने का सपना थोड़ी देख सकता है यार। उसका तो बर्थ ही डिसाइड कर देता है औकात। इन तीनों एग्जाम्पल्स ना, म्यांमार का मिलिट्री रूल, चिले का डिक्टेटरशिप और सऊदी अरेबिया की मोनार्की, इनमें सिस्टम अलग होने के बावजूद एक कोर रियलिटी कॉमन है। The rulers are not elected by the people. बिल्कुल, उनको जनता ने नहीं चुना है। इसे अगर आम भाषा में किसी इंडियन जॉइंट फैमिली के पुराने पावर स्ट्रक्चर से कंपेयर करूं तो मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सबको। जॉइंट फैमिली में पावर स्ट्रगल कैसे? देखिए, एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में फैमिली बिजनेस या घर का हेड कौन बनेगा, इसके लिए घर के सदस्यों की वोटिंग थोड़ी होती है। वहाँ डेमोक्रेसी कहाँ होती है? वही ना, वो हेड वही बनता है जो सबसे बड़ा बेटा हो। ये बिल्कुल सऊदी अरेबिया जैसा बाय बर्थ सक्सेशन का रूल हो गया। सही एनालॉजी है। या फिर कई बार फैमिली में वो इंसान सारी डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में ले लेता है जो इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग हो या सबसे ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेट करने वाला हो। हाँ, जो दूसरों को दबा के रखे। ये बिल्कुल म्यांमार की आर्मी या पिनोशे के रूल जैसा फोर्स बेस्ड रूल हो गया जॉइंट फैमिली के अंदर। और बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या रोल होता है फिर? बाकी फैमिली मेंबर्स जो एक तरह से वहाँ की जनता है ना, उनका उस अथॉरिटी को चुनने में कोई रोल नहीं होता। वो बस ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ये एनालॉजी उस पावर डायनेमिक्स को ना बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करती है और इसी से समझ आता है कि वो बेयर मिनिमम डेफिनेशन एक अच्छा स्टार्टिंग टूल क्यों है। हाँ, फिल्टर करने के लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था ना, ये इनकम्प्लीट है। अगर हम सिर्फ इलेक्शंस को देखकर आंख बंद करके किसी भी देश को डेमोक्रेसी मानेंगे ना, तो बहुत बड़ी भूल करेंगे हम। एग्जैक्टली, हम धोखा खा जाएंगे। यही सबसे बड़ा लूप होल है इस बेसिक डेफिनेशन का। मतलब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां मार्केट में नकली पनीर ढेर सारा आ गया है। हाँ, वही फेक पनीर वाला सीन। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस बात पर रुके रहें कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी है,
तब तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दुनिया का हर तानाशाह इलेक्शन करवा रहा है अपने देश में। हर साल इलेक्शन होते हैं वहाँ। वो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल देते हैं, मीडिया चैनल्स को खरीद लेते हैं, वोटर्स को डराते हैं और फिर एक वोटिंग डे ऑर्गेनाइज करवाकर रिजल्ट में 99% वोट अपने नाम दिखा देते हैं और बोलते हैं देखो हम तो लेजिटिमेटली इलेक्ट हुए हैं। हाँ, जबकि एक्चुअल चॉइस तो थी ही नहीं वहाँ। यही आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है। एक फेक डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी के बीच का स्ट्रक्चरल डिफरेंस समझना ही सबसे कॉम्प्लेक्स चैलेंज बन गया आज की डेट में। दिखने में तो सब सेम लगता है, दिखावे का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं, पोलिंग बूथ्स होते हैं, काउंटिंग होती है, पर उस पूरे प्रोसेस की सोल यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस ही गायब होती है। और इसी फेक वर्सेस रियल के कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें थोड़ा और क्रिटिकल लेंस अपनाना पड़ता है। सोर्स मटेरियल में इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दी गई है। हाँ, इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल विजुअल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सोर्स मटेरियल में, एक पॉलिटिकल कार्टून के थ्रू। वो मैकडॉनल्ड्स वाला कार्टून ना? हाँ, जब मैं उस कार्टून को डिकोड कर रही थी ना, तो उसकी लेयर्स ने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसका कॉन्टेक्स्ट बताएंगे हमारे लिसनर्स को? ये कार्टून उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का है जब इराक में वॉर के बाद नए इलेक्शंस हुए थे और उस वक्त वहां पर यूएस और दूसरी फॉरेन पावर्स की भारी मिलिट्री प्रेजेंस थी। वहां पर फॉरेन इंटरवेंशन चल रहा था उस वक्त। उनकी आर्म्ड सेना जमीन पर पेट्रोलिंग कर रही थी और वहां एक नया पॉलिटिकल सिस्टम फोर्सफुली सेटअप किया जा रहा था उस वक्त। उस कार्टून का विजुअल मेटाफोर बहुत स्ट्रांग है। उसमें डेमोक्रेसी वर्ड को एक बड़े साइन बोर्ड पर लिखा गया है। हाँ, पर उस वर्ड में जो एम आता है उसको बिल्कुल फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के लोगो की शेप में बनाया गया है कार्टून में। एकदम वैसा ही आइकॉनिक गोल्डन आर्चेस वाला बड़ा और कमर्शियल एम दिखाया गया है। और कार्टून में दिखाया गया है कि फॉरेन पावर्स के हेविली आर्म्ड सोल्जर्स उस भारी भरकम साइन को इराक की रेतीली जमीन पर फिजिकली गाड़ने की यानी इरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ रहा है उसको स्टैंड करने के लिए वहां पर। इस सिंगल इमेज में ही बहुत सारे डिस्टर्बिंग सवाल छुपे हैं एक्चुअली। अगर मैं किसी बायस या पॉलिटिकल लीनिंग के बिना इसे देखूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है। क्या थॉट आता है आपके माइंड में? कि ये मैक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है आखिर? डेमोक्रेसी को एक कमर्शियल फास्ट फूड ब्रांड की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है इस कार्टून में? ये एक प्रोफाउंड सवाल है। क्या डेमोक्रेसी ऐसे इंपोर्ट हो सकती है जैसे हम फॉरेन से एक फास्ट फूड फ्रेंचाइज की डील साइन करते हैं और अपने यहाँ आउटलेट खोल लेते हैं मस्त? क्या वैसे ही डेमोक्रेसी किसी दूसरे देश से मिलिट्री कार्गो में पैक करके इंपोर्ट की जा सकती है? और इसी के साथ एक और फंडामेंटल क्वेश्चन उठता है इंटरवेंशन को लेकर कि क्या डेमोक्रेसी को बाहर से किसी सुपीरियर मिलिट्री पावर द्वारा फोर्सफुली इंस्टॉल किया जा सकता है? फोर्स से कैसे आएगी डेमोक्रेसी? जब वो सोल्जर्स फोर्स से डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ रहे हैं ना, तो वो एक्शन ही अपने आप में एक विरोधाभास है। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि वो सोसाइटी के अंदर से ऑर्गेनिक तरीके से आनी चाहिए, ग्रास रूट से आनी चाहिए, राइट? उस देश के नागरिक खुद अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें अपनी सोच से। जब कोई बाहरी ताकत गन पॉइंट पर आकर कहती है कि अब से तुम डेमोक्रेटिक हो, तो वो नेचुरली उस सिस्टम की लेजिटिमेसी को खत्म कर देती है शुरू में ही। ये कार्टून दिखाता है कि इम्पोर्टेड डेमोक्रेसी एक फ्रैजाइल और आर्टिफिशियल सेटअप होता है जिसमें जमीन की पकड़ नहीं होती। एग्जैक्टली वही बात है। मतलब सिर्फ बाहर से डेमोक्रेसी का टैग लगा देने से या किसी फॉरेन प्रेजेंस के साये में दिखावे के इलेक्शंस करा लेने से कोई देश सच में डेमोक्रेटिक नहीं बनता है। ये वही फोर्स्ड इम्पोजिशन का केस है। उस एम का मैकडॉनल्ड्स जैसा दिखना ना, ये भी इंडिकेट करता है कि शायद मॉडर्न डेमोक्रेसी एक ऐसी पैकेज्ड कमोडिटी बन गई है जिसे मास प्रोड्यूस करके दूसरे देशों में फीड किया जा रहा है आजकल, बिना वहां के लोकल कल्चर या उनकी ऑर्गेनिक पॉलिटिकल जर्नी को समझे हुए उन पर थोप दिया जाता है। एकदम सही एनालिसिस है आपका। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं फाइनली? इन सारी कॉम्प्लेक्स लेयर्स को समझने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल वाली डेफिनेशन को हमें बहुत क्रिटिकली अनपैक करना पड़ेगा आगे चलकर। मतलब डेफिनेशन पर स्टॉप नहीं लगाना है। एक सच्ची डेमोक्रेसी समझने के लिए हमें देखना होगा कि रूलर्स एग्जैक्टली किसके पास पावर होल्ड करते हैं। जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या उनके पीछे का फील्ड लेवल एक्चुअली फेयर है या वो पहले से रिग्ड हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, जो पीपल हैं यानी आम जनता, क्या उन्हें बिना किसी डर के या मैनिपुलेशन के अपनी चॉइस एक्सप्रेस करने का माहौल मिला है या नहीं? इन्हीं डिटेल्स में ही किसी देश का सच्चा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर छुपा होता है, इलेक्शंस में नहीं। अगर हम पूरे डिस्कशन के थ्रेड्स को एक जगह टाई करें तो हमने देखा कि कैसे शब्दों के एंशंट ओरिजिन्स पर
ब्लाइंडली डिपेंड नहीं किया जा सकता। सोसाइटी के एवोल्यूशन के साथ इन कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग भी बदलते हैं ना। हाँ, हम हिस्ट्री में स्टक नहीं रह सकते। हमने देखा कि महान लोगों के कोट्स हमें एक फिलोसॉफिकल डायरेक्शन जरूर देते हैं, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल मशीनरी की मैनिपुलेशन और सिनिक रियलिटीज के सामने ना उन्हें भी स्ट्रेस टेस्ट करना जरूरी है आज। राइट, कोर्ट्स प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं होते। और सबसे बड़ा टेक अवे मेरे हिसाब से ये है कि इलेक्शंस सिर्फ एक टूल है, डेमोक्रेसी का अल्टीमेट प्रूफ नहीं है। फेक और रियल के बीच का फर्क इलेक्शंस की क्वालिटी और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल एकदम सही और कॉम्प्रिहेंसिव समरी है आज के इस सेशन की। हमने स्टार्ट किया था एक आम से डाउट से, और अब हम एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क तक पहुंच गए हैं, जहां हम सुपरफिशियल डेफिनेशन से आगे और काफी डीप देख पा रहे हैं। और इस डीप डाइव को रैप करते हुए मैं एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट पे आना चाहता हूँ लिसनर्स के लिए। हाँ, प्लीज बताइए। शुरू में हमने बात की थी कि कैसे दुनिया के वर्स्ट रिजीम्स, आर्मी डिक्टेटर्स और तानाशाह भी खुद को आज डेमोक्रेटिक दिखाना चाहते हैं, है ना? पूरा स्टेट मशीनरी लगा देते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वही जनता के सच्चे लीडर हैं। एक तरह से सोचा जाए तो द मेयर फैक्ट कि डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दुश्मन भी उसकी आड़ लेना चाहते हैं ना, ये डेमोक्रेसी के प्योर आइडिया के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ओह वाओ, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। ये बताता है कि कम से कम आइडियोलॉजिकल लेवल पर दुनिया मान चुकी है कि लेजिटिमेट अथॉरिटी सिर्फ जनता से ही आती है, फोर्स या गन से नहीं। Democracy as an idea has basically won, even if its application is still corrupted. ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअली ह्यूमन हिस्ट्री के एवोल्यूशन का एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। डिक्टेटर्स का हिपोक्रेसी ही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज ट्रूली पावरफुल। ये तो एक बहुत ही ओपन एंडेड और प्रोफाउंड थॉट छोड़ दिया आपने, जिस पर काफी एक्सटेंसिव डिस्कशन हो सकता है हमारा। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा डिबेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वील डिस्कस फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम बचपन से सिविक्स की क्लासेस में रटते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की सरकार। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी देखो ना, क्या सिर्फ एक दिन लाइन में लगकर ईवीएम का बटन दबा देना या बैलेट पेपर बॉक्स में डाल देना ही डेमोक्रेसी है? आज हम इन सोर्सेस की मदद से इस वर्ड डेमोक्रेसी को प्रॉपर्ली अनपैक करेंगे। ये एक्चुअली एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन है, क्योंकि आज के टाइम में ना शायद ही कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी जो खुद को ओपनली डिक्टेटर कहे। राइट, कोई नहीं मानता। हर कोई ये क्लेम करता है कि उन्हें जनता ने चुना है। पर जब हम उनके सिस्टम के अंदर झांक कर देखते हैं ना कि डिसीजंस एक्चुअली ले कौन रहा है, इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, तब असलियत सामने आती है कि वो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है या बस एक वेल डायरेक्टेड प्ले चल रहा है। अरे, इस वेल डायरेक्टेड प्ले से मुझे अपने मिडिल क्लास घरों का एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल याद आ गया। कैसा एग्जाम्पल? जैसे रात को मम्मी लिविंग रूम में आएंगी और सबसे पूछेंगी कि बोलो बच्चों, आज रात खाने में क्या बनेगा। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है। पूरा घर इंथुजियाज्म में आ जाता है। कोई बोलेगा पिज्जा, कोई बोलेगा पनीर, सबका ओपिनियन सुना जाता है, बिल्कुल प्रॉपर। लेकिन आखिर में मम्मी एक ऐसी लुक देती हैं और कहती हैं कि देखो फ्रिज में तिंडा और लौकी रखी है, उन्हीं में से एक बनेगा। बिल्कुल सही था ये। तो टेक्निकली देखा जाए तो घर में कंसल्टेशन तो हुआ ना, पब्लिक की आवाज सुनी गई, लेकिन फाइनल पावर किसके पास थी? मम्मी के पास। तो क्या इस तिंडा लौकी वाले मॉडल को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? ये एनालॉजी काफी डीप है अगर हम इसको जियोपॉलिटिक्स और नेशनल पावर स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई करें तो। कैसे? कंसल्टेशन और एक्चुअल पावर के बीच का ये जो गैप है ना, यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर हमें इस तिंदा लौकी मॉडल का रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल इक्विवेलेंट देखना हो तो सोर्स मटेरियल में पाकिस्तान का 1999 का एग्जाम्पल बहुत परफेक्टली फिट होता है। ओह, 1999 मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ वाला टाइम। एग्जैक्टली। अक्टूबर 1999 में वहां के जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू लीड किया था। उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट को खाड़ फेंका जिसे लोगों ने जेन्युइनली वोट देकर चुना था। अच्छा। और उसकी जगह खुद को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। वेट, पर अगर उन्होंने चुनी हुई सरकार को मिलिट्री पावर से हटा दिया तो फिर तो वो सीधा सीधा डिक्टेटर बन गए ना? फिर हम उन्हें इस डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यार डिक्टेटर्स हमेशा एक लेजिटिमेसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया और उनके नागरिक उन्हें एक लेजिटिमेट रूलर माने, दिखावा करने के लिए। हाँ, इसलिए पावर कैप्चर करने के बाद उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। और फिर 2002 में देश में एक रेफरेंडम करवाया, जिसे हम आम भाषा में जनमत संग्रह कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, जिसके थ्रू उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। दिखने में लगा कि लोग उनके सपोर्ट में वोट कर रहे हैं, लेकिन सोर्सेज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं कि वो रेफरेंडम एक मैसिव फ्रॉड था। सच्ची? हाँ, मैल प्रैक्टिसेस
और फेक वोटिंग के जरिए उन्होंने वो मैंडेट हासिल किया था। ओके, तो रेफरेंडम मैनिपुलेट किया गया, लेकिन थोड़े टाइम बाद वहाँ इलेक्शंस भी तो हुए थे ना। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे। हाँ, इलेक्शंस हुए थे। तो अगर पब्लिक दोबारा वोट डालने जा रही है और अपने लोकल नेता चुन रही है, हाँ, तो कुछ हद तक पावर तो पब्लिक के पास वापस आई होगी। यही तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। वोटिंग जरूर हो रही थी, रिप्रेजेंटेटिव्स चुने भी जा रहे थे, लेकिन अगस्त 2002 में जनरल मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया। और इस ऑर्डर ने क्या किया? इस ऑर्डर ने इफेक्टिवली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बाईपास और अमेंड कर दिया। इस नए रूल के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो जब चाहे किसी भी नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। बाप रे, तो मतलब आपने नेता चुन भी लिया, पर अगर वो नेता मुशर्रफ को पसंद नहीं आया तो वो पूरी असेंबली को घर भेज सकते हैं। ये तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का मजाक उड़ाना हो गया यार। और सिस्टम इससे भी ज्यादा टाइटली कंट्रोल था। जो सिविलियन कैबिनेट थी जिसमें ये चुने हुए नेता बैठते थे, उनकी पॉलिसीज को सुपरवाइज करने के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दी गई थी। और उसमें कौन बैठता था? इस काउंसिल के अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स का दबदबा था। अब आप खुद सोचिए, डिसीजन आखिर ले कौन रहा था? चुने हुए सिविलियन नेता एक पॉलिसी बनाते और पीछे बैठी हुई मिलिट्री काउंसिल उसको ओवररूल कर देती। समझ गई। ये तो बिल्कुल वैसा है कि मेरे पास टीवी का रिमोट तो है, लेकिन मैं कौन सा चैनल देखूंगी ये पीछे खड़ा हुआ एक आदमी बंदूक दिखाकर तय कर रहा है। एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल है। सोर्स मटेरियल में ना इस सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल है। एक कार्टून है लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें एक डेमोक्रेसी लिखा हुआ बैलेट बॉक्स है जो एक गार्बेज कैन यानी कचरे के डब्बे में पड़ा है। हाँ, मैंने देखा है वो। और उसके आसपास मिलिट्री के लोग खड़े हैं। ये कार्टून और ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल एक ही मैसेज दे रहे हैं। अगर शैडो में मिलिट्री खड़ी है ना, तो आपकी वोटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये विजुअल एग्जैक्ट उस पावर इम्बैलेंस को कैप्चर करता है। जनता के वोट उस गार्बेज कैन में पड़े हैं क्योंकि चुने हुए लोगों के पास कोई ताकत ही नहीं है। राइट। असली पावर उनके पास थी जिन्हें किसी ने नहीं चुना, मिलिट्री और जनरल मुशर्रफ। इससे हमें डेमोक्रेसी का पहला और सबसे फंडामेंटल बेस समझ आता है, जो कि है फाइनल डिसीजन पावर। एग्जैक्टली। एक ऐसी चुनी हुई सरकार होना काफी नहीं है जो सिर्फ रबर स्टैंप हो। एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक सिस्टम में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा और हमेशा उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें डायरेक्ट पब्लिक ने इलेक्ट किया है। ये एक बहुत क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। चलिए अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, मान लीजिए कि देश में चुनाव हुए और जो गवर्नमेंट पावर में आई उसके पास सारी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर भी है, मिलिट्री का कोई शैडो नहीं है पीछे। ठीक है। पर क्या हो अगर इलेक्शन के दिन ईवीएम पर सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी या एक ही पावर स्ट्रक्चर के लोग खड़े हों? ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में गई और वहां मेन्यू कार्ड पर 10 आइटम्स लिखे हैं। अच्छा। मुझे लगा वाह बड़ी वैरायटी है यार, लेकिन ध्यान से पढ़ने पर पता चला कि आइटम 1 है आलू समोसा, आइटम 2 है मटर समोसा, आइटम 3 है पनीर समोसा। एंड में मुझे खाना तो समोसा ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। मेरी चॉइस तो एक्चुअली एक इल्यूजन थी ना। ये समोसा एनालॉजी चाइना के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। ओ वाओ, सच में? हाँ, चाइना में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के हिसाब से हर 5 साल में देश की पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस होते हैं। इस पार्लियामेंट को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पार्लियामेंट में पूरे चाइना से लगभग 3000 मेंबर्स चुनकर आते हैं। वेट, 3000 मेंबर्स? ये तो नंबर में हमारी पार्लियामेंट से भी काफी बड़ा है। देखने में तो लग रहा है कि पूरे देश को एकदम मैसिव लेवल पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन का ढांचा बड़ा जरूर दिखता है, पर उसके अंदर का मैकेनिज्म पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। इलेक्शन में खड़ा होना वहां हर किसी के बस की बात नहीं है। तो प्रोसेस क्या है? अगर कोई आम नागरिक वहां इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ऑफिशियल अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे? हाँ, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 2002-03 के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत थी जो या तो डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे या फिर उन 8 छोटी एलाइड पार्टीज के मेंबर्स थे जो उन्हीं के अंडर काम करती थी। ओह, आई गेट इट। तो किचन में चाहे 10 अलग-अलग लोग खाना बना रहे हो, पर रेसिपी सबको एक ही फॉलो करनी है। वहां के लोगों के पास वोट डालने का ऑप्शन तो है, पर प्रैक्टिकली उनके पास किसी नए विचार या नई लीडरशिप को चुनने की सीरियस चॉइस है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सरकार तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सोर्स मटेरियल में एक और बड़ा फिटिंग कार्टून है जिसमें सीरिया की रूलिंग बाथ पार्टी को दिखाया गया है, जिसके सिंबल पर पत्तों का एक ताज यानी क्राउन ऑफ लीव्स पहनाया गया है जिस पर डेमोक्रेसी लिखा है। हाँ, वो बहुत पावरफुल विजुअल सटायर है।
ये दिखाता है कि डिक्टेटरशिप जब डेमोक्रेसी का मुकुट पहन लेती है तो वो आम जनता को एक मल्टी पार्टी सिस्टम का फेक इल्यूजन देती है, जबकि असल में कंट्रोल सिर्फ एक ही पार्टी का होता है। ये इल्यूजन वाकई बड़ा खतरनाक है। लेकिन चलिए चाइना और सीरिया जैसे ओपन वन पार्टी सिस्टम्स को साइड रख देते हैं। ओके। क्या कोई ऐसा देश है जहां हिस्टोरिकली मल्टी पार्टी सिस्टम हो, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज टेक्निकली एग्जिस्ट करती हों, इलेक्शन भी लड़ती हों, पर फिर भी पावर चेंज ना होती हो? ऐसा भी होता है क्या? उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हमें मेक्सिको की हिस्ट्री को ऑब्जर्व करना चाहिए। 1930 में मेक्सिको को आज़ादी मिली और तब से वहां हर 6 साल में बिना किसी मिलिट्री रूल या डिक्टेटरशिप के कंटिन्यूअस रेगुलर इलेक्शंस होते आए हैं। तो वहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी चल रही थी? सुनिए तो, साल 2000 तक यानी लगातार 70 सालों तक वहां हर एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिर्फ एक ही पार्टी जीतती आई थी, जिसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। वेट अ मिनट, 70 साल तक एक ही पार्टी हर बार कैसे जीत सकती है यार? अगर वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम था और ऑपोजिशन पार्टीज भी थीं, तो क्या PII इतनी ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट थी कि पब्लिक किसी और को देखना ही नहीं चाहती थी? ऐसा तो बेसिकली इम्पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर नहीं जीत रहे थे। ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट जरूर करती थी, पर PRI ने स्टेट की ऐसी कोई मशीनरी नहीं छोड़ी जिसका उन्होंने मिसयूज ना किया हो। अच्छा। उनका एक ही रूल था, इलेक्शन जीतना है, चाहे जो डर्टी ट्रिक्स यूज करनी पड़े। ये प्योरली स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन था। किस तरह की डर्टी ट्रिक्स? मुझे ये जानना है कि एक रूलिंग पार्टी ग्राउंड लेवल पर सिस्टम को एक्चुअली हाईजैक कैसे करती है। उनकी ट्रिक्स ना सोसाइटी के हर लेयर में घुसी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए PRI की पार्टी मीटिंग्स अटेंड करना स्ट्रिक्टली कंपलसरी था। बाप रे। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठाया। गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि वो अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पर दबाव डालें कि वोट सिर्फ PRI को ही मिलना चाहिए। वॉच, मतलब जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती होगी तो बच्चे के रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा इस बात पर डिस्कशन होता होगा कि अगला वोट किसे देना है। ये तो सीधा सीधा साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल है यार। और मीडिया ने इस ब्लैकमेल को रिपोर्ट नहीं किया। मीडिया कंप्लीटली मैनेज थी। टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स ऑपोजिशन पार्टीज को लगभग पूरी तरह से इग्नोर करते थे। उनकी अच्छी पॉलिसीज पर कोई डिबेट नहीं होती थी। और अगर कवर करते भी थे तो सिर्फ उन्हें क्रिटिसाइज और डिफेम करने के लिए। और अगर ये सब काम नहीं आता तो वोटिंग के दिन PRI लास्ट मिनट पर पोलिंग बूथ्स की लोकेशन ही चेंज कर देती थी। यू किडिंग? नहीं, सच्ची में। जिससे कॉमन पब्लिक जो PRI के खिलाफ थी वो अपना वोट डालने के लिए सेंटर ढूंढती ही रह जाती थी। और इन सब चीजों को बैक करने के लिए PRI इलेक्ट्रल कैंपेन्स में बेहिसाब पैसा बहाती थी। अब समझ आया मुझे सोर्स मटेरियल का वो एक और कार्टून जिसमें मनी बैग्स यानी नोटों की बोरियों को एक के ऊपर एक रखकर डेमोक्रेसी की बिल्डिंग बनाई जा रही है। हाँ, वो PRI की स्ट्रैटेजी को ठीक से रिप्रेजेंट करता है। जब चुनाव में इतना मैसिव पैसा और स्टेट मशीनरी का डर शामिल हो जाए ना, तो आम आदमी का वोट तो बस उस आटे की तरह है जिसे रूलिंग पार्टी गूंथ कर अपने हिसाब से रोटी बना लेती है। बिल्कुल। ये सिचुएशन तो बिल्कुल गली क्रिकेट जैसी है, जहां बैट लाने वाला लड़का खुद को ही कैप्टन बनाता है, अपना दोस्त अंपायर खड़ा करता है और आउट होने पर रूल्स बदल देता है। ये गली क्रिकेट का अंपायर वाला एग्जाम्पल परफेक्टली समराइज करता है कि वहां क्या हो रहा था। इसलिए सिर्फ इलेक्शन करवा देना डेमोक्रेसी का बेंचमार्क नहीं हो सकता। राइट, रियल चॉइस होनी चाहिए। इलेक्टोरल कंपटीशन फ्री और फेयर होना चाहिए। लोग उस वक्त पावर में बैठे नेताओं के ऑल्टरनेटिव्स के बीच एक रियल चॉइस कर सके। और सबसे क्रिटिकल बात, जो लोग पावर में हैं उनके पास इलेक्शन हारने का एक जेन्युइन फेयर चांस होना चाहिए। अगर हारने का डर जीरो है तो सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब तक हमने देखा कि चुनाव में डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और नेता चुनने के लिए रियल और फेयर चॉइस होनी चाहिए। पर अब इस प्रोसेस के तीसरे हिस्से पर आते हैं, जो कि है वोट डाल कौन रहा है। हमारी जनरेशन तो इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को ग्रांटेड लेती है। हमें लगता है हर 18 साल से ऊपर के इंसान को वोट देने का बेसिक हक तो है ही, उसमें क्या नई बात है। हम उसे ग्रांटेड जरूर लेते हैं, पर हिस्टोरिकली पॉलिटिकल इक्वालिटी के आइडिया को एस्टैब्लिश होने में बहुत वक्त लगा यार। और सोर्सेज कंफर्म करते हैं कि कई देशों में आज भी इक्वल राइट टू वोट कंप्लीटली डिनाई किया जाता है। ऐसे कौन से देशों के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सोर्सेज में जहां इक्वालिटी मिसिंग है? सोर्सेज 3 बहुत अलग तरह के एक्सक्लूजन्स पर हाईलाइट करते हैं। पहला, जेंडर के बेसिस पर एक्सक्लूजन। सऊदी अरेबिया में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का कोई लीगल राइट ही नहीं था।
आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पॉलिटिकल प्रोसेस से पूरी तरह बाहर थी। वाह। दूसरा एग्जाम्पल है माइनॉरिटी एक्सक्लूजन का। एस्टोनिया का केस देखिए। उन्होंने अपने सिटीजनशिप के रूल्स को इतना कॉम्प्लेक्स और रिस्ट्रिक्टिव बनाया हुआ है कि वहां रहने वाली रशियन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को वोटिंग राइट्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो एस्टोनिया बेसिकली कागजी कानून का इस्तेमाल करके एक पूरी कम्युनिटी को सिस्टमैटिक तरीके से बाहर रख रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? तीसरा एग्जाम्पल फीजी का है, जहां एक्सक्लूजन नहीं बल्कि वोट की वैल्यू में मैनिपुलेशन है। वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं? वहां का इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक इंडिजिनस फीजी सिटीजन, यानी जो वहां का मूल निवासी है, उसके वोट की कीमत एक इंडियन फीजियन सिटीजन के वोट से ज्यादा होती है। वेट, ये तो एकदम वाइल्ड कॉन्सेप्ट है। एक ही देश में दो लोग वोट डाल रहे हैं, पर एक का वोट भारी है और दूसरे का हल्का। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी की RWA मीटिंग चल रही हो और कमिटी रूल बना दे कि फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले का वोट 2 गिना जाएगा और ग्राउंड फ्लोर वाले का आधा। सही पकड़ा आपने। हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, सोसाइटी में हर ह्यूमन बीइंग के बराबरी की बात करते हैं। अगर एक इंसान बराबर है तो इसका पॉलिटिकल वजूद भी तो बराबर होना चाहिए ना। और वहीं से डेमोक्रेसी की तीसरी बुनियाद तैयार होती है। डेमोक्रेसी फंडामेंटली पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर खड़ी है। सोर्स में दिया गया इराक का कार्टून इस मेंटालिटी को बहुत खूबसूरती से एक्सपोज करता है। जिसमें सद्दाम हुसैन जेल की सलाखों के पीछे है। हाँ, और बाहर पब्लिक 1 मैन 1 वोट के नारे लगा रही है। सद्दाम अपने दिमाग में सोच रहा है कि आई लाइक्ड इट बेटर व्हेन आई वाज द 1 मैन एंड द 1 वोट। हाँ हाँ हाँ। एक डिक्टेटर हमेशा इक्वालिटी से डरता है। इसलिए एक सच्ची डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना जरूरी है और हर वोट की वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स इंश्योर कर लिए। हमने ऐसी गवर्नमेंट बनाई जिसके पास सारी पावर है, उसके खिलाफ ऑपोजिशन के पास फेयर चांस था, यानी वो हार सकती थी, और देश के हर नागरिक ने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बराबर वोट डाला। ठीक है, परफेक्ट सिनारियो। इस फ्लॉलेस प्रोसेस के बाद एक बेहद पॉपुलर नेता लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत जाता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या जीतने के बाद वो पॉपुलर नेता कुछ भी करने के लिए आजाद है? क्या जनता का भारी बहुमत मिल जाना उसे किसी भी कानून को तोड़ने का लाइसेंस दे देता है? ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है यार, और इसका सबसे ट्रैजिक जवाब हमें जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में मिलता है। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था ऐसा? 1980 में जिम्बाब्वे को व्हाइट माइनॉरिटी रूल से आज़ादी मिली। उस आज़ादी के संघर्ष को जिस पार्टी ने लीड किया था उसका नाम था ज़ानू PF, और उनके सबसे बड़े लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार वही पार्टी देश पर रूल करती आई। अगर मुगाबे आज़ादी दिलाने वाले लीडर थे तो ऑब्वियसली वो पब्लिक में इमेंसली पॉपुलर होंगे, एक ऐसी पब्लिक जो उन्हें एक हीरो की तरह देखती होगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम इस बात से शुरू हुई कि मुगाबे अपनी पॉपुलैरिटी को हमेशा बरकरार रखने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस और ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करने लगे। मतलब पावर का नशा। हाँ, प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार नहीं बल्कि कई बार अमेंड किया, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देश की भलाई नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि प्रेसिडेंट की ताकत को लीगली बढ़ाना और उनकी अकाउंटेबिलिटी, यानी जनता और कानून के प्रति उनकी जवाबदेही को कम करना था। पॉपुलर था और इसीलिए सब बच्चों ने उसे मॉनिटर चुन लिया। अच्छा, फिर? लेकिन मॉनिटर बनते ही उसने क्लास का सजेशन बॉक्स लॉक कर दिया। फिर उसने प्रिंसिपल से मिलकर रूल्स चेंज कर दिए ताकि कोई उसकी अथॉरिटी पर सवाल ही ना उठा सके, और जो कंप्लेन करे उसे वो डिटेंशन दे दे। आपका एग्जाम्पल सिचुएशन की साइकोलॉजी को परफेक्टली कैप्चर कर रहा है। पॉपुलर लीडर्स को लगता है कि स्टेट मशीनरी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। मुगाबे की सरकार ने ठीक यही किया। उन्होंने बेसिकली ऑपोजिशन को टारगेट किया। हाँ, उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स को ओपनली हैरास किया। उनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स को वायलेंट तरीके से डिसरप्ट किया जाता था। अगर आम जनता गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट करती या स्ट्राइक पर चली जाती तो उसे कानूनन इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। प्रोटेस्ट करना ये लीगल? बिल्कुल। उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिसे प्रेसिडेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करना प्रैक्टिकली एक क्राइम बन गया। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन, ऑपोजिशन और पब्लिक राइट्स, तीनों पिलर्स को गिरा दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान मीडिया और जुडिशरी क्या कर रही थी? उनका काम तो स्टेट पावर को चेक में रखना होता है ना? जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने मीडिया को इंस्टीट्यूशनल तरीके से कैप्चर कर लिया था। टेलीविजन और रेडियो स्टेट कंट्रोल थे और सिर्फ रूलिंग पार्टी का नैरेटिव पुश करते थे।
और इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या हुआ? जो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बचे थे, अगर उनके जर्नलिस्ट कुछ क्रिटिकल लिखते तो स्टेट उन्हें हरास करती, जेल भेजती या फिजिकली इंटिमिडेट करती थी। और कोर्ट्स का क्या सीन था? जुडिशरी की बात करें तो सरकार ने ओपन तरीके से कोर्ट जजमेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और उन जजेस पर दबाव डाला जो उनके अगेंस्ट रूलिंग देते थे। ये तो एक प्योर टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी का केस है यार, जिसमें एक हीरो धीरे धीरे अपनी ही पब्लिक के खिलाफ टायरेंट बन गया और फाइनली 2017 में उन्हें ऑफिस से हटना पड़ा। बिल्कुल। उस प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले मीडिया सेंसरशिप की जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज में दिया गया चाइना का वो फेमस टियानमेन स्क्वायर वाला टैंक मैन कार्टून दिमाग में छप जाता है। हाँ, वो बहुत आइकॉनिक विजुअल है। जिसमें एक अकेला निहत्था बच्चा गूगल और याहू लिखे हुए मैसिव टैंक्स के सामने खड़ा है। वो विजुअल क्लियरली समझाता है कि एक ऑटोक्रेटिक स्टेट कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो को ब्लॉक करती है। इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाना या इंफॉर्मेशन रोकना आम आदमी की सोचने की आजादी पर लिटरली टैंक चढ़ाने जैसा ही है। एकदम सही। इसलिए जिम्बाब्वे का केस और ये सभी विजुअल्स हमें बताते हैं कि इलेक्शन के दिन जो होता है वो ज़रूरी है, पर इलेक्शन के आगे पीछे यानी जनरल फंक्शनिंग में क्या हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। राइट। और यहीं से हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। एक चुनी हुई सरकार अपनी मनमर्जी से बिहेव नहीं कर सकती। उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स के राइट्स के लिमिट्स में रहना पड़ता है। माइनॉरिटीज की आज़ादी की गारंटी और एक फुली इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना लाजमी है, जिसके ऑर्डर्स हर कोई माने, चाहे वो खुद देश का नेता ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। तो इस पूरे डीप डाइव से हमने इस बात को थॉरली एस्टैब्लिश किया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। पहला, पावर चुने हुए लोगों के पास ही हो। चेक। दूसरा, नए नेता चुनने और पुराने नेता के हारने की रियल चॉइस एग्जिस्ट करे। तीसरा, हर एक अडल्ट नागरिक के वोट की वैल्यू कंप्लीटली बराबर हो। और चौथा, जीतने वाली सरकार कानून और नागरिकों की बुनियादी आज़ादी की बेसिक बाउंड्री के अंदर काम करे। इन चारों एलिमेंट्स के मिलने से ही एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी बनती है। अगर इनमें से एक भी पिलर वीक है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का डर रहता है। इन सब एग्जाम्पल्स और हिस्टोरिकल केसेस को डीपली एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि डेमोक्रेसी कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं है। ये कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जिसे आपने एक बार जीत लिया और ड्राइंग रूम के शेल्फ पर सजा दिया। बिल्कुल सही बात है। अगर सिस्टम सो रहा है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और देश के सिटीजन विजिलेंट नहीं है ना, तो लोग एक्चुअली तालियां बजाते हुए एक आम नेता को धीरे धीरे डिक्टेटर बनते देखते रहेंगे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखना एक रोजमर्रा का स्ट्रक्चरल चेंज और मेंटेनेंस का काम है। ये कल भी जरूरी था और आजकल की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स में तो और भी ज्यादा जरूरी है। तो इस थोड़े हैवी लेकिन बेहद प्रोफाउंड थॉट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डेमोक्रेसी। सीधे सबसे बड़े सवाल पर आ गए हम। बिल्कुल। और इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक टीचर है मैडम लिंगदो, राइट। और उनकी क्लास में बच्चों के बीच एक बहुत इंटेंस डिबेट चल रही है। और सच बताऊं तो उस क्लास का जो माहौल है वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे आजकल हमारे किसी टिपिकल इंडियन फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर होता है। ओह हाँ, जहां हर कोई अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दे रहा होता है। एग्जैक्टली। या फिर दोस्तों के बीच चाय की टपरी पर जो डिस्कशन होता है ना, बिल्कुल वैसा। टॉपिक वही पुराना और एवरग्रीन है कि क्या डेमोक्रेसी सच में गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म है। ये डिबेट ना इसलिए इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि उस क्लासरूम के अंदर जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल कर आ रहे हैं वो इफेक्टिवली उन सारे आर्ग्यूमेंट्स का एक माइक्रोकॉज्म है जो हम सोसाइटी में डेली बेसिस पर सुनते हैं। हाँ, वही तो। जैसे उस क्लास में एक स्टूडेंट है योलांडा। उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल और क्लासिक है। वो कहती है कि पूरी दुनिया में सबको डेमोक्रेसी चाहिए, जो कंट्रीज पहले डेमोक्रेटिक नहीं थी वो अब बन रही हैं। राइट। सारे ग्रेट थिंकर्स ने इसकी तारीफ की है तो इसका मतलब यही बेस्ट हुई ना। आई मीन इसमें डिबेट करने वाली क्या बात है। पर ये तो वही बात हो गई कि भेड़ चाल वाली सोच। सही पकड़ा। ये एक क्लासिक कॉग्निटिव बायस है जिसे बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी नेचुरली वही बिलीव करना चाहती है जो मेजॉरिटी बिलीव कर रही हो। हाँ, लेकिन वहीं पर टंकीनी जो एक और स्टूडेंट है उस क्लास की, वो इस लॉजिक को बहुत स्मार्टली काउंटर करती है। उसका पॉइंट बहुत शार्प था कि सिर्फ किसी चीज के फेमस होने का मतलब ये तो नहीं कि वो फंडामेंटली सही ही हो। बिल्कुल नहीं। हिस्ट्री में तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। वही ना, एक वक्त पर तो सबको लगता था कि धरती फ्लैट है। तो पॉपुलैरिटी और ट्रूथ में तो फर्क होता है। सही बात है। और इसके बाद जेनी नाम की स्टूडेंट ने
वो पॉइंट रखा जो आमतौर पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, उसमें सीधा एक रियलिटी चेक दिया। पॉवर्टी वाला पॉइंट, राइट? उसने पूछा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी को सालों बीत चुके हैं, मतलब 7 दशक से ज्यादा हो गए, फिर भी इतनी पॉवर्टी क्यों है? ये तो लोग हमेशा पूछते हैं। एग्जैक्टली। अगर डेमोक्रेसी इतनी ही बेस्ट है तो गरीबी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई देश से? ये बहुत वैलिड फ्रस्ट्रेशन है आम जनता की, पर यहीं पर एक और स्टूडेंट है, रीब्यांग। वो इस पर एक बहुत ही नुआंस्ड काउंटर क्वेश्चन उठाता है। वो कहता है कि गरीबी और डेमोक्रेसी का डायरेक्ट रिलेशन आखिर है क्या? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ना? क्या देश में पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या फिर पॉवर्टी इस सब के बावजूद है? राइट, कॉज एंड इफेक्ट का डिफरेंस। एग्जैक्टली। ये कॉज और इफेक्ट का बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, क्योंकि देखा जाए तो डेमोक्रेसी फंडामेंटली एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये बस इस बात का फ्रेमवर्क है कि पावर कैसे शेयर होगी और डिसीजन कौन लेगा। ये कोई इकोनॉमिक इंजन थोड़ी है जो अपने आप वेल्थ जनरेट कर देगा। वही तो, गरीबी मिटाना तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का काम है। डेमोक्रेसी बस ये इंश्योर करती है कि उन पॉलिसीज को बनाने वाले लोग पब्लिक के प्रति जवाबदेह हों। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लोग अक्सर इस पॉलिटिकल कियोस को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे इस पूरे क्लासरूम डिस्कशन को पढ़कर किसी भी टिपिकल हाउसिंग सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याद आ गई। ओह माय गॉड, RWA मीटिंग्स, वो तो अलग ही लेवल का कियोस होता है ना? सोचिए किसी RW की मीटिंग चल रही है, एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड के इशू पर बहस हो रही है, दूसरी तरफ कोई वाटर बिल पर चिल्ला रहा है। और सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता है, पर पीछे से 2 लोग उसे लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सोसाइटी की इंटरनल पॉलिटिक्स फुल स्विंग में चल रही होती है, और एंड में लगता है कि 3 घंटे वेस्ट हो गए और कोई सोल्यूशन तो निकला ही नहीं। सही में, उस वक्त लगता है कि ये सब कितना केओटिक है। ऐसा लगता है इससे अच्छा तो कोई एक इंसान सारे डिसीजन ले ले और बस फोर्सफुली इन्फोर्स कर दे। राइट। आम जिंदगी में हम अक्सर इस फ्रिक्शन से थक जाते हैं और सोचते हैं कि इज इट रियली वर्थ इट? वो फ्रस्ट्रेशन कंप्लीटली नेचुरल है, और यहीं से हम उन मेन आर्ग्यूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो लोग सीरियसली डेमोक्रेसी के खिलाफ देते हैं। अगर इन आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चरली देखें तो पहला बड़ा इशू आता है इंस्टेबिलिटी का। इंस्टेबिलिटी, क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडर्स, MLAs और गवर्नमेंट्स लगातार चेंज होते रहते हैं। वही, अगर एक देश को कंपनी की तरह चलाना हो तो सोचिए अगर हर 5 साल में CEO बदल जाए तो कोई लॉन्ग टर्म विजन एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का। अक्सर हमें लगता है कि मोरालिटी या एथिक्स की कोई जगह नहीं बची है सिस्टम में, बस किसी भी तरह इलेक्शंस जीतना ही एकमात्र गोल बन गया सबका। हाँ, और मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा चुभता है लोगों को, डिलेज। और रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी। यस। हर छोटी चीज में इतने सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, कमिटीज बनती हैं, डिबेट्स होती हैं, पार्लियामेंट में वॉकआउट्स होते हैं, एक सिंपल डिसीजन लेने में सदियां लग जाती हैं यहाँ। और ऊपर से इलेक्टोरल कंपटीशन इतना एक्सपेंसिव और इंटेंस होता है कि वो डायरेक्टली करप्शन को फ्यूल करता है। कैंपेन्स फ्री में तो चलते नहीं है ना, उन्हें फंड करने के लिए पैसा चाहिए, और वहीं से क्रोनी कैपिटलिज्म शुरू होता है। और एक और एलिटिस्ट आर्गुमेंट बहुत सुनने को मिलता है कि ऑर्डिनरी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके लिए एक्चुअली क्या सही है। हाँ, मतलब उन्हें कॉम्प्लेक्स मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थोड़ी समझ आती हैं। एग्जैक्टली। तो फिर उन्हें इतने बड़े डिसीजंस लेने की पावर आखिर क्यों दी जाए, ये आर्गुमेंट लोग अक्सर देते हैं। सही बात है। और इन सारे वैलिड क्रिटिसिज्म्स का नतीजा क्या होता है? लोग एक आइडियल ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं अपने दिमाग में। उस क्लास डिबेट में रोज नाम की जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल यही फैंटेसी एक्सप्रेस करती है, उस स्ट्रॉन्ग लीडर वाली फैंटेसी। हाँ, वो कहती है कि देश को किसी इलेक्शंस, पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। एक ऐसा बेनेवोलेंट डिक्टेटर जिसके पास सारी पावर हो, जो करप्शन और पॉवर्टी को एक डंडे के जोर पर एक झटके में खत्म कर दे, जिसे वोट बैंक की कोई चिंता ना हो। द क्लासिक, इस देश को तो बस एक डंडे की जरूरत है। सुनने में ये बहुत टेम्पटिंग लगता है। टेम्पटिंग तो है, लेकिन यहां मुझे एक बड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। एक इमेजिनरी आइडियल डिक्टेटरशिप का कंपैरिजन एक फ्लॉड रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी से करना कंप्लीटली अनफेयर है। कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसको एक स्ट्रिक्ट हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई नए कॉलेज आता है ना, तो पेरेंट्स को और कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद करने वाले बच्चों को लगता है कि एक खतरनाक वार्डन होना चाहिए जो सबको लाइन में रखे। राइट, जो टाइम पर गेट लॉक करे, पढ़ाई का माहौल बनाए रखे। हाँ, और किसी को आवारा ना घूमने दे। दूर से ये स्ट्रॉन्ग लीडर वाली अप्रोच बहुत अपीलिंग लगती है हम सबको,
पर रियलिटी में क्या होता है, क्योंकि उस वार्डन को हटाने का बच्चों के पास कोई तरीका नहीं होता, तो अक्सर वो स्ट्रिक्ट वार्डन अपनी पावर का मिसयूज करने लगता है। वो अपनी पर्सनल बायसेस निकालने लगता है बच्चों पर। एग्जैक्टली अगर किसी स्टूडेंट के पास जेन्युइन प्रॉब्लम हो या आधी रात को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और वार्डन गेट खुलने से मना कर दे, तो कंप्लेन करने का कोई डेमोक्रेटिक तरीका थोड़ी बचता है वहाँ। डिसिप्लिन के नाम पर वहाँ एक टिरनी शुरू हो जाती है। ये एनालॉजी कंप्लीटली स्पॉट ऑन है। और अगर इसको नेशनल या ग्लोबल स्केल पर देखें तो होई नाम की एक स्टूडेंट है उस क्लास में जो इस डिक्टेटर वाली इल्यूजन को बहुत ब्रूटली तोड़ती है। उसने क्या पॉइंट रखा? वो पॉइंट आउट करती है कि हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, रियल वर्ल्ड डिक्टेटर्स कभी आइडियल या बेनेवलेंट नहीं होते। वो अक्सर थॉरली करप्ट, सेल्फिश और ब्रूटल होते हैं। बस फर्क इतना है कि उनकी बुराइयां बाहर नहीं आती। वही ना, उनके टाइम पर इस करप्शन और ब्रूटैलिटी की खबर बाहर आने ही नहीं दी जाती क्योंकि प्रेस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल विजुअल रेफरेंस है ब्राजील का एक पॉलिटिकल कार्टून। उस कार्टून का टाइटल द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप है ना? हाँ, उसमें एक मिलिट्री जनरल, एक डिक्टेटर, पूरी यूनिफॉर्म और बहुत सारे मेडल्स के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ा है, पर जब वो अपना ओवरकोट थोड़ा सा खोलता है तो अंदर ह्यूमन स्कल्स यानी कंकाल छुपे हुए दिखते हैं। ये कार्टून तो सच में दिमाग में छप जाता है। वही उसकी असली रियलिटी है। ये कार्टून डिक्टेटरशिप्स के उस डार्क हिडन सच को डिपिक्ट करता है जिसे सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा और डर के पीछे बस छुपा दिया जाता है। और हिस्ट्री ऐसी एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि उसमें गलती नहीं होती या वहाँ करप्शन नहीं होता। राइट। उसकी खासियत ये है कि उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मीडिया और ऑपोजिशन ओपनली उस करप्शन को पॉइंट आउट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आम आदमी को पता होता है कि गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज करने पर उसे आधी रात को अपने घर से गायब नहीं किया जाएगा। ये तो सबसे बड़ी आज़ादी है। लेकिन फिर यहाँ आकर दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, अगर डेमोक्रेसी में इतना केओस है, डिसीजन मेकिंग इतनी स्लो है और वहाँ भी करप्ट पॉलिटिशियंस बैठे हैं, तो फिर दुनिया इस मेसी सिस्टम को अभी तक झेल क्यों रही है? Why is it surviving as the dominant system? उसके लिए हम उस अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट की बात करनी पड़ेगी जहां किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की असली औकात पता चलती है। एक एब्सोल्यूट लाइफ और डेथ सिचुएशन। ओके, तो कौन से स्ट्रेस टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही डार्क और ट्रैजिक फेज की। 1958 से लेकर 1961 तक चाइना ने रिकॉर्डेड वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे भयानक फैमीन यानी अकाल फेस किया था। उसमें बहुत लोग मारे गए थे ना? बहुत ज्यादा। इस फैमीन में लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़। ओह वाओ, 3 करोड़ लोग सिर्फ भूख से मर गए। हाँ, अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है यहाँ और जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं वो ये कि उस वक्त इंडिया और चाइना दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन लगभग एक जैसी थी। राइट, दोनों देश आजाद हुए थे कुछ साल पहले। दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे, दोनों की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर चाइना शायद इंडिया से बेहतर ही परफॉर्म कर रहा था उस टाइम। फिर भी इंडिया में उस लेवल का फैमिन या ऐसी स्टार्वेशन डेथ्स क्यों नहीं हुई? आई एम ग्लैड आपने ये पूछा क्योंकि इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको डीपली स्टडी किया है और उनका कंक्लूजन ये था कि ये कोई लक का मामला नहीं था, नहीं मौसम का फर्क था, ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म और अकाउंटेबिलिटी का डायरेक्ट नतीजा था। मतलब इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसको बचा गया? एग्जैक्टली। दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस था। इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, चाहे वो जितनी भी स्लो और क्योटिक थी, अपने लोगों को रिस्पॉन्ड करना उसकी मजबूरी थी। क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस थे। इसका सिंपल सा मैथ ये था कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट ने स्टार्वेशन को रोकने के लिए तुरंत एक्शन नहीं लिया तो अगले इलेक्शन में जनता उन्हें पावर से उठाकर बाहर फेंक देगी। और ऑपोजिशन भी तो हल्ला मचाता ना? बिल्कुल। एक एक्टिव ऑपोजिशन पार्टी थी पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट की हर छोटी गलती पर शोर मचा रही थी, और एक फ्री प्रेस थी जो ग्राउंड रियलिटी और फूड शॉर्टेज को डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चाइना में सिचुएशन कंप्लीटली अलग थी। वहां एक सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम था, मीडिया कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल में थी और ऑपोजिशन जैसा तो कुछ था ही नहीं। तो जब वहां पॉलिसीज फेल हुई तो किसी ने बताया नहीं? जब माओ जेडोंग ने अपनी पॉलिसीज लागू की तो ग्राउंड पर पूरा डिजास्टर हो रहा था, पर लोअर लेवल ऑफिशियल्स डर के मारे ऊपर गलत रिपोर्ट भेजते रहे कि सब ठीक है और रिकॉर्ड फसल हो रही है। क्योंकि सच बोलने पर उन्हें सजा मिलती। राइट, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट मीडिया उन्हें क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑर्डिनरी लोगों की भूख को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। किसी को भी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने की पावर ही नहीं थी वहां। इसको अगर हम अपनी एवरीडे लोकल लाइफ से कनेक्ट करें तो ये मैकेनिज्म और भी क्लियर हो जाता है। कैसे? मान लीजिए
किसी आम मोहल्ले की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां और पानी भरा है। एक इलेक्टेड कॉर्पोरेटर या लोकल नेता जिसे ठीक अगले साल फिर से उसी मोहल्ले में हाथ जोड़कर वोट मांगने आना है, वो किसी न किसी तरह उस सड़क को बनवाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, क्योंकि उसे पता है अगले साल लोग वोट नहीं देंगे। एग्जैक्टली। शायद वो पूरी सड़क वर्ल्ड क्लास ना बनाए, शायद उसमें थोड़ा करप्शन भी इन्वॉल्व हो, पर कम से कम वो गड्ढे जरूर भरवा देगा। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्शन हारने का डर है। उसके सर पर अकाउंटेबिलिटी की तलवार लटक रही है। सही बात है। पर सोचिए अगर वहां कोई अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट या लोकल डिक्टेटर बैठा हो जिसे पब्लिक के वोट की कोई टेंशन ही नहीं है, उसकी कुर्सी तो फिक्स है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पब्लिक की गाड़ी गड्ढे में गिर रही है या लोग डेली परेशान हो रहे हैं? वही तो, डेमोक्रेसी बेसिकली रूलर्स को लीगली फोर्स करती है कि उन्हें ऑर्डिनरी लोगों की बेसिक जरूरतों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ये उनका कोई एहसान नहीं है हम पर, ये उनकी खुद की जॉब सिक्योरिटी का सवाल है। ये मैकेनिज्म ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिफेंस है। फमीन और एक्सट्रीम स्टार्वेशन वाले आर्ग्यूमेंट से ये तो मैथमेटिकली साफ हो गया कि लाइफ और डेथ सिचुएशंस में डेमोक्रेसी इनहेरेंटली बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी का लूप है। राइट। लेकिन एक लेजिटिमेट सवाल अभी भी बचता है, हमारे उन एवरीडे कंप्लेंट्स का क्या? कौन सी कंप्लेंट्स? जो डेली बेसिस पर सरकारी फाइल्स अटक जाती हैं, जो पार्लियामेंट में डिले पर डिले होते हैं, जो एंडलेस कमेटी मीटिंग्स होती हैं, क्या उनका भी कोई हिडन फायदा है या वो वाकई सिस्टम का बग है जिसे फिक्स करना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये कंप्लेन तो लोग सबसे ज्यादा करते हैं। बिजनेस ओनर से लेकर एक आम नागरिक तक सब यही कहते हैं कि सिस्टम बहुत स्लो है, हर चीज में फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन एक्चुअली एक फीचर है, बग नहीं। अच्छा, वो कैसे? इसका जवाब डेमोक्रेसी के बेसिक कोर आर्किटेक्चर में छुपा है, यानी द कंसल्टेशन प्रोसेस। डेमोक्रेसी फंडामेंटली डिबेट और कंसेंसस बिल्डिंग पर बेस्ड होती है। हाँ, सबसे पूछकर डिसीजन लेना। जब किसी एक इंपॉर्टेंट नेशनल डिसीजन में बहुत सारे लोग, अलग अलग पार्टीज, कमिटीज और डोमेन एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका एक डायरेक्ट मैथमेटिकल फायदा निकल कर आता है। मिस्टेक्स कम होती हैं। एग्जैक्टली। सोचिए, एक अकेला डिक्टेटर शायद दिमाग में कोई आइडिया आने पर जल्दबाजी में कोई डिस्ट्रक्टिव लॉ पास कर दे, जिसका ग्राउंड रियलिटी से शायद कोई लेना देना ही ना हो। जैसे डीमोनेटाइजेशन का मजाक उड़ाते हैं लोग। पर जब 500 लोग पार्लियामेंट में उस एक लॉ पर घंटों डिबेट करते हैं, उसकी हर एक लाइन को स्क्रूटनाइज करते हैं, तो उस लॉ में छुपी हुई गलतियां पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, इस प्रोसेस में टाइम तो लगता है, डिलेज कंप्लीटली इनएविटेबल है। पर जो फाइनल डिसीजन निकल कर आता है, उसकी क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाती है। ये स्लो प्रोसेस रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस पर एक नेचुरल ब्रेक का काम करता है। ये पॉइंट बहुत मजेदार है। और इस फ्रिक्शन या डिलेज के फायदे को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स में जाने की भी जरूरत नहीं है। इसे एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली या लोकल सोसाइटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसा एग्जाम्पल? मान लीजिए आपकी सोसाइटी में दुर्गा पूजा या गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल की प्लानिंग चल रही है, या फिर किसी बड़ी जॉइंट फैमिली में शादी की प्लानिंग हो रही है। ओह, वहां तो सभी एक्सपर्ट होते हैं। वही तो, एक कमेटी मीटिंग बैठती है जिसमें 50 लोग होते हैं। पंडल का कलर कैसा होगा, डेकोरेशन कहाँ से आएगी, केटरर कौन होगा और मेन्यू में पनीर की कौन सी सब्जी बनेगी, हर एक छोटी डिटेल पर 100 अलग ओपिनियंस आते हैं। चाचा जी किसी और से भिड़ जाते हैं। हाँ, पड़ोसी किसी बात पर नाराज हो जाते हैं कि उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई। उस वक्त वहां खड़े किसी यंग इम्पेशेंट इंसान को लगता है कि ये क्या पागलपन चल रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी एक व्यक्ति को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और इवेंट प्लान करके काम खत्म करो ना। राइट, लगता है कि डिक्टेटरशिप लाओ यहाँ। पर एक्चुअली वो जो 4 घंटे का कियोटिक डिले और इंटेंस डिस्कशन होता है ना, वही फ्रिक्शन इवेंचुअली किसी मेजर डिजास्टर को रोकने का काम करता है। जैसे उसी बहस के बीच कोई पॉइंट आउट कर देता है कि पिछली बार उस पर्टिकुलर केटरर का खाना खाकर लोग बीमार हुए थे, मत बुलाओ उसे। या फिर आने जाने वालों के लिए पंडाल का रास्ता नैरो नहीं होना चाहिए, वरना वहां स्टैम्पीड हो सकता है। ओह वाओ, मेक सेंस। एंड में जब सब चिल्ला चौट करके एक कंसेंसस पर पहुंचते हैं, तो इवेंट स्मूथली निकल जाता है। क्वालिटी ओवर स्पीड। डेमोक्रेसी भी एग्जैक्टली यही करती है अपने स्लो कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू। ये एनालॉजी कंप्लीटली फिट बैठती है इस कॉन्सेप्ट पर। और इसी डिस्कशन से हम एक और बहुत डीप और कॉम्प्लेक्स इशू की तरफ बढ़ते हैं।
डिसीजन मेकिंग और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस तो क्लियर हो गया, चलिए। राइट। पर तब क्या हो जब किसी सोसाइटी में लोगों के व्यूज, उनके बैकग्राउंड्स, उनका कल्चर और उनकी नीड्स एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट हों? लेकिन क्या डेमोक्रेसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को और ज्यादा नहीं बढ़ाती? I mean, अगर आप हर एक ग्रुप को, चाहे उनकी सोच कितनी भी अलग हो, एक माइक थमा देंगे, तो क्या इससे बस नॉइज और डिवीजन नहीं बढ़ेगा? ऐसा लगता जरूर है। इंडिया जैसी मैसिव और डाइवर्स कंट्री में तो लगता है जैसी डेमोक्रेसी इन फॉल्ट लाइंस को और ज्यादा प्रोमिनेंट कर देती है। ये एक बहुत कॉमन काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो लोग देते हैं, पर इसका आंसर ऑल्टरनेटिव में छुपा है। जब सोसाइटी में एक्सट्रीम सोशल डाइवर्सिटी होती है, जैसे अलग अलग रीजन्स हैं हमारे यहाँ, हजारों लैंग्वेजेस हैं, ढेर सारे रिलीजन्स और कॉम्प्लेक्स कास्ट डायनामिक्स हैं। हाँ, इतनी वैरायटी है। तो ऐसे में ग्रुप्स के बीच क्लैश होना बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल बात है। हर ग्रुप दुनिया को अपने नजरिए से ही देखता है ना। हिस्ट्री में लोग इसको कैसे हैंडल करते थे? हिस्ट्री बताती है कि इस तरह के डीप कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का सबसे पुराना और कॉमन तरीका ब्रूटल पावर रहा है। पावर डायनामिक्स का रॉ खेल चलता था। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। एग्जैक्टली। जो ग्रुप न्यूमेरिकली, फाइनेंशियली या फिजिकली सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो अपनी टर्म्स बाकी सब पर लिटरली थोप देता था और वीकर ग्रुप्स को चुपचाप मानना पड़ता था। पर क्या यह तरीका सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं। जब एक ग्रुप दूसरे पर अपनी विल इम्पोज करता है तो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स में डीप रिजेंटमेंट और नफरत पैदा होने लगती है। ऐसे घुटन भरे माहौल में अलग अलग ग्रुप्स लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते। देश सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा, इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी या लिटरली टूट जाएगा, जैसे हमने कई नेबरिंग कंट्रीज में देखा भी है। वही डेमोक्रेसी इस कॉन्फ्लिक्ट का एकमात्र पीसफुल और सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफर करती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी ग्रुप परमानेंट विनर नहीं होता और कोई परमानेंट लूजर भी नहीं होता। राइट। पावर लगातार शिफ्ट होती रहती है इलेक्शंस के थ्रू। अगर इसको थोड़ा और डायरेक्टली फ्रेम करें हम, तो डेमोक्रेसी एसेंशियली वो इनविजिबल ग्लू है जो इस मैसिव केओटिक डाइवर्सिटी को एक साथ होल्ड करके रखती है। ये वर्ड सही है, ग्लू। ये किसी जादू से लोगों की डिफरेंसेस या प्रेजुडिसेस को अचानक खत्म नहीं करती। लोग अभी भी एक दूसरे से डिसएग्री करेंगे, बल्कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म और ग्राउंड रूल्स देती है जहां कंप्लीटली अलग सोच वाले लोग बिना एक दूसरे पर फिजिकल अटैक किए पीसफुली एक साथ रह सकते हैं। पार्लियामेंट बेसिकली रोड पर होने वाली लड़ाई का एक सिविल सब्स्टिट्यूट है। वाह, क्या बात कही है। निगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज के थ्रू एक मिडिल ग्राउंड निकल आता है जो थोड़ा थोड़ा सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। सही दिशा में सोच रही हैं आप। और अब तक हमने जितनी भी बात की, चाहे वो फैमिन हो, डिलेज हो या डाइवर्सिटी हो, वो सब ब्रॉडली इस बारे में थी कि डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम, गवर्नमेंट, पॉलिसीज और सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाती हैं। हाँ, सब प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स थे। पर यहाँ एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो इन सब प्रैग्मेटिक फायदों से ऊपर निकल जाता है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत उस स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल चेंज में है जो वो अपने सिटीजन्स यानी नागरिकों के अंदर लाती है। ये पॉइंट सच में एक पैराडाइम शिफ्ट है, समझने के लिए भी। बात हो रही है ह्यूमन डिग्निटी की। डेमोक्रेसी सिर्फ बेटर डिसीजंस या इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में नहीं है, ये फंडामेंटली सिटीजन्स की सेल्फ वर्थ और डिग्निटी को एलिवेट करती है। उसका फाउंडेशनल पिलर क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। इस एक प्रिंसिपल का मतलब समझिए। देश के सबसे गरीब, कंप्लीटली अनएजुकेटेड और मार्जिनाइज्ड इंसान के वोट की जो वैल्यू है और देश के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट की वोट की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली बराबर है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। राइट। सदियों से रूलर्स और रूल्ड के बीच का जो एंशिएंट रिलेशन था ना, जहां आम लोग किसी राजा की प्रजा या सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जिनकी अपनी कोई आजाद अस्तित्व नहीं था। हाँ, जिन्हें बस आज्ञा माननी होती थी। डेमोक्रेसी उस पूरे मेंटल मॉडल को डिस्ट्रॉय कर देती है। डेमोक्रेसी में नागरिक खुद रूलर्स हैं। उन्हें किसी राजा, किसी डिक्टेटर के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्टेट के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। और जब हम खुद स्टेट के मालिक हैं, खुद रूलर्स हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि अपने डिसीजंस और अपनी मिस्टेक्स के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल। देखिए, डेमोक्रेसी कोई मैजिक वॉन्ड या जादुई छड़ी तो है नहीं कि बस उसको घुमाया और सारी प्रॉब्लम्स अचानक इवेपोरेट हो गई। गलतियां यहाँ भी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। सच कहूं तो हम गलत नेता चुन लेते हैं, गलत पॉलिसी सपोर्ट कर देते हैं। गलतियां तो सिस्टम का हिस्सा हैं। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं द पावर ऑफ द इरेजर। इरेजर की पावर? हाँ, अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो गलती ठीक करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक डिक्टेटर समझ लीजिए पेन से लिखता है,
पर डेमोक्रेसी में हम पेंसिल से लिखते हैं और हमारे पास इरेजर होती है अपनी गलती मिटाने के लिए। ये बहुत बढ़िया तरीका है इसको देखने का। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सुपर पावर यही है कि इसमें मिस्टेक्स को परमानेंटली छुपाया नहीं जा सकता। एक क्लोज्ड डिक्टेटोरियल सिस्टम में अगर डिक्टेटर कोई कैटास्ट्रॉफिक गलती करता है तो वो इस गलती को कवर अप करने के लिए स्टेट सेंसरशिप का यूज करेगा, जैसे चाइना फैमिन में उन्होंने किया था। एग्जैक्टली पर डेमोक्रेसी में पब्लिक डिस्कशन के लिए हमेशा रूम बचा होता है, करेक्शंस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर रूलर्स ने कोई डिजास्टर्स पॉलिसी बनाई भी तो ऑपोजिशन और मीडिया के प्रेशर में आकर या तो उन्हें अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ेगा या फिर अगले इलेक्शंस में लोग उन्हें ही परमानेंटली बदल देंगे। बिल्कुल। उस इरेजर का कंट्रोल सीधा पब्लिक के हाथ में होता है। इस इरेजर वाले साइकोलॉजिकल पावर को ना कनाडा के 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पर बेस्ड एक बहुत मशहूर पॉलिटिकल कार्टून से बेहतर शायद कोई नहीं समझा सकता। उस कार्टून में क्या था? उस कार्टून में दिखाया गया है कि वोटर कितना पावरफुल होता है और कभी-कभी उसकी चॉइसेस कितनी अनप्रिडिक्टेबल लगती हैं हमें। उस वक्त बैकग्राउंड ये था कि कनाडा की रूलिंग लिबरल पार्टी से वहां की पब्लिक बहुत डीपली नाराज थी। क्यों नाराज थे वो? कार्टून में एक कॉमन वोटर गुस्से में कह रहा है कि इन नेताओं में एरोगेंस आ गई है, इन्होंने पब्लिक मनी स्टील किया है, उनका ट्रस्ट तोड़ा है। माहौल अचानक ऐसा था कि हर पोल, हर एनालिस्ट और हर कार्टूनिस्ट को लग रहा था कि पब्लिक इन्हें वोट आउट करके बुरी तरह पनिश करेगी इस बार। पर उस कार्टून का फाइनल पंचलाइन क्या था? वो सच में फनी और डीप दोनों था। हाँ बताइए। वो वोटर गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि हम अपना पैसा चोरी होने से बहुत गुस्सा है, इसलिए हम वही करेंगे जो कैनेडियंस बेस्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन। वही तो आयरनी और खासियत है पूरे सिस्टम की। हालांकि रियलिटी में इलेक्शंस में लिबरल पार्टी मेजॉरिटी हार गई थी उस साल और उन्हें माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी। पर उस कार्टून का अंडरलाइंग मैसेज नोटिस करिए आप, कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इलॉजिकल लगने वाले डिसीजंस ले सकते हैं और करप्ट दिखने वाली पार्टी को फिर से सत्ता में बिठा सकते हैं। पर एसेंशियली डेमोक्रेसी में उन्हें अपने नेताओं पर गुस्सा होने, उन्हें माफ करने, उन्हें दोबारा ट्रस्ट करने या पूरी तरह से उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की एब्सोल्यूट अनहिंडर्ड आजादी है। ये पावर स्टेट के पास नहीं, इंडिविजुअल नागरिक के पास है। मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना और उन्हें करेक्ट करने का ये इनबिल्ट फीडबैक मैकेनिज्म डेमोक्रेसी को इनहेरेंटली रिजिलिएंट और एंटी फ्रेजाइल बनाता है। ओके, तो इस डिस्कशन में अब तक हमने मैडम लिंगदो की क्लास के बेसिक सवालों से लेकर चाइना के मैसिव फैमिन्स, हाउसिंग सोसाइटी की RWA की लड़ाइयाँ, ह्यूमन डिग्निटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और नेशनल डाइवर्सिटी तक सब कुछ डीपली अनपैक कर लिया है। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म और फ्रिक्शन का फायदा दोनों समझ आ गए। कुछ छूटा तो नहीं? पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी डिस्कशन है जो इस पूरे नैरेटिव को डोमेस्टिक लेवल से उठाकर एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल पर ले जाता है। आप शायद राजेश और मुजफ्फर वाले उस इंटेंस फिलोसॉफिकल डिबेट की बात कर रही हैं। बिल्कुल, वो दोनों एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसका कंक्लूजन दिमाग हिला देने वाला लगता है। आर्टिकल एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल क्लेम करता है कि आज तक मॉडर्न हिस्ट्री में कभी भी दो एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने आपस में फुल स्केल वॉर नहीं की है। दिस इज ह्यूज। एक दो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो सकती हैं, पर फुल स्केल वॉर्स तभी होती हैं जब कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने वाला कम से कम एक देश नॉन डेमोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन हो। आई मीन थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड। दुनिया की सारी बड़ी वॉर्स में एक न एक डिक्टेटर या मोनार्क जरूर था। ये कोई छोटा डेटा पॉइंट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की सबसे बड़ी थ्योरीज में से एक है जिसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहते हैं एकेडेमिया में। राइट। अब इस पर राजेश का रिएक्शन थोड़ा सिनिकल होता है। वो इसको डिसमिस करते हुए कहता है कि ये बस एक स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज को बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हिस्ट्री छोटी है अभी इनकी, और फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में नहीं लड़ेंगी। पर मुजफ्फर वहां क्या कहता है? मुजफ्फर का काउंटर आर्ग्यूमेंट वहां बहुत प्रोफाउंड है। वो पॉइंट आउट करता है कि डेमोक्रेसी की जो इंटरनली स्लो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है ना, जिसके बारे में हमने इतनी देर बात किया आज। हाँ, वही कंसल्टेशन, फ्रिक्शन, डिबेट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, हाँ। क्या वही मशीनरी फंडामेंटली किसी देश को वॉर में जाने से रोकती है? ओह, मतलब स्ट्रक्चरल रोक। मान लीजिए जब किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर वॉर में जाना चाहता है तो उसके लिए ये आसान नहीं होता। उसको पहले पार्लियामेंट को कन्विंस करना होगा, ऑपोजिशन के तीखे सवालों का जवाब देना होगा सबके सामने, इंडिपेंडेंट मीडिया की स्क्रूटनी झेलनी होगी हर रोज, और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को समझाना होगा। एग्जैक्टली।
उन्हीं लोगों को जिनके बच्चे एक्चुअली उस वॉर में बॉर्डर पर लड़ने और मरने जाएंगे। एक डिक्टेटर के लिए रात को गुस्से में आकर एक बटन दबाना और वॉर डिक्लेयर करना आसान है, क्योंकि उसे किसी को जवाब नहीं देना है कल सुबह। राइट, उसके डिसीजंस पर कोई चेक नहीं है। पर डेमोक्रेसी में वॉर डिक्लेयर करना डोमेस्टिकली इतना मुश्किल, पॉलिटिकली रिस्की और पॉलिटिकली कॉस्टली हो जाता है कि डिसीजन मेकर्स नेचुरली वॉर अवॉइड करने के दूसरे डिप्लोमेटिक और पीसफुल रास्ते ढूंढने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आखिरी सवाल जो दिमाग में गूंजता रह जाता ऑडियंस के लिए, वो ये कि क्या सच में डेमोक्रेसी अपने सारे नॉइज, केओस, करप्शन स्कैंडल्स और उन अनोइंग डिलेज के बावजूद इंटरनली एक सोसाइटी को और एक्सटर्नली पूरी दुनिया को इनहेरेंटली एक ज्यादा पीसफुल और स्टेबल जगह बनाती है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर सच में अकेले बैठकर घंटों सोचा जा सकता है। कंप्लीटली एग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इस डिस्कशन की शुरुआत ना एक विजुअल से करते हैं। राइट। सोचिए, देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, 50 ग्लोरियस ईयर्स पूरे होने की खुशी है, दीवार पर बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें टंगी हैं और सामने एक बड़ा सा टीवी चल रहा है। एग्जैक्टली, जिसमें से नेता चीख चीख कर भाषण दे रहे हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। कह रहे हैं हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, पैसेंजर कार्स हैं। यानी उनके हिसाब से हमारी मैक्रो इकोनॉमी बिल्कुल बूम कर रही है। हाँ, पर इसमें कैच क्या है? उस टीवी के ठीक सामने एक आम आदमी अपनी कुर्सी पर लेटकर गहरी नींद में सो रहा है। ओह वाओ। उसकी आंखें बंद हैं, उसके लिए टीवी का वो भाषण सिर्फ शोर है। वो आम आदमी थक चुका है, उसने उम्मीद छोड़ दी है। ये विजुअल एक्चुअली आर.के. लक्ष्मण के उस मशहूर कार्टून का है जो हमारे सोर्स मटेरियल यानी एनसीईआरटी की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 में दिया गया है। सही पकड़ा आपने। और सच कहा जाए तो आज का हमारा मिशन इस कार्टून के पीछे की आत्मा को ही समझना है। बिल्कुल। अगर हम इन सोर्सेज का डीपली एनालिसिस करें तो हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी तक लिमिटेड नहीं रह सकते। यानी इलेक्शंस हो गए, वोट पड़ गए, पार्लियामेंट बन गई और बस काम खत्म। राइट, बस वहीं तक नहीं। हम आज उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करेंगे जो इलेक्शंस और ईवीएम मशीन्स के बाहर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एग्जिस्ट करती है। हम एक मिनिमल डेमोक्रेसी से एक गुड डेमोक्रेसी तक का सफर समझने वाले हैं। तो इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले उस बेसिक सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। हाँ, बताइए। अगर डेमोक्रेसी का मतलब जनता का राज है, तो यार हम सब मिलकर सीधे फैसले क्यों नहीं लेते? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी अपने नेताओं को चुनकर उन्हें पावर देने का मॉडल ही क्यों फॉलो किया जाता है? इसके पीछे सिर्फ एक प्रैक्टिकल मजबूरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहली चीज तो नंबर्स की है, यानी पॉपुलेशन वाला पॉइंट। हाँ, लाइक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पॉपुलेशन इतनी मैसिव होती है कि फिजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग एक साथ आकर कोई कलेक्टिव डिसीजन ले सकें। ट्रू। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो 1.4 बिलियन लोग एक साथ कहाँ बैठेंगे? एग्जैक्टली। कोई कितना भी बड़ा ग्राउंड बना ले, देश की आबादी वहां आ ही नहीं सकती। पर इससे भी बड़ा पॉइंट जो एनसीईआरटी रेस करती है वो है इंटेंशन और कैपेबिलिटी का। इंटेंशन और कैपेबिलिटी यानी लोगों के पास वक्त और इच्छा दोनों की कमी है। सही बात है। अगर हम किसी जादुई तरीके से सारे नागरिकों को एक जगह इकट्ठा कर भी लें, तब भी हर सिटीजन के पास देश की कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज पर बहस करने का ना तो टाइम है, ना डिजायर और ना ही स्किल्स। ये बात तो है। एक टिपिकल मिडिल क्लास रूटीन को ही देख लीजिए। हाँ, आप ही सोचे, इंसान सुबह उठता है, कम्यूट की भीड़ में धक्के खाता है, 9 से 6 की जॉब करता है, वापस आकर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताता है, नेटफ्लिक्स देखता है। अब उस थके हुए इंसान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो रात को बैठकर इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स या कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड्स पढ़ेगा और उस पर वोट करेगा, ये प्रैक्टिकली अनरियलिस्टिक है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सिचुएशन तो बिल्कुल हमारी हाउसिंग सोसाइटीज के RWA यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसी हो गई। ओह, परफेक्ट एग्जांपल। वहां भी यही सीन होता है ना? सोसाइटी की एनुअल मीटिंग का नोटिस आता है, पर मीटिंग में मुश्किल से 10 लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि संडे की सुबह बाकी सबको आराम करना होता है। राइट। और तो नतीजा क्या निकलता है इसका? नतीजा ये होता है कि वही 2-4 अंकल लोग जो RWA की पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, वो सारे डिसीजंस ले लेते हैं। मेंटेनेंस फीस कितनी बढ़ेगी, किस वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दे देते हैं। हाँ, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपना डिसीजन मेकिंग पावर उन एक्टिव मेंबर्स को आउटसोर्स कर दिया है, ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। पर इस RWA वाली एनालॉजी को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो इसका सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि वो 2-4 लोग सारे डिसीजंस ले रहे हैं। तो फिर खतरा क्या है? तक अपना पावर आउटसोर्स करने के बाद बाकी की सोसाइटी खुद फैसले लेने की आदत ही भूल जाती है।
एक डेमोक्रेटिक एट्रोफी आ जाती है। डेमोक्रेटिक एट्रोफी यानी जैसे बॉडी का कोई मसल यूज ना करने पर कमजोर पड़ जाता है। एग्जैक्टली जब हम सिर्फ नेताओं को चुनकर अपना फर्ज पूरा मान लेते हैं तो हम एक मिनिमल डेमोक्रेसी में जी रहे होते हैं। हमें लगता है हमने वोट दे दिया मतलब देश डेमोक्रेटिक हो गया। पर असल में ये चेकबॉक्स एक्सरसाइज बन के रह जाती है। हाँ, और यही वजह है कि वो कार्टून वाला आम आदमी सो रहा था। उसे लगता है सिस्टम चल रहा है पर उसके हिसाब से नहीं चल रहा। यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट निकल कर आता है। अगर डेमोक्रेसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का और आम आदमी की आवाज को वैल्यू देने का एक तरीका है, तो ये अजीब बात है ना कि हम इस रूल को पार्लियामेंट और इलेक्शंस तक तो लगाते हैं पर अपने घर के दरवाजे पर आके छोड़ाते हैं। सही में सोर्स मटेरियल हमें समझाता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। राइट, बल्कि एक मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ये मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल लग रहा है मुझे। इसका बेसिक रूल क्या है? इसका रूल ये है कि किसी भी फैसले में उन सभी लोगों का कंसल्टेशन यानी परामर्श और कंसेंट यानी सहमति होनी चाहिए जिन पर उस फैसले का असर पड़ने वाला है। ओह, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। बिल्कुल, और इस पावर स्ट्रक्चर में जो इंसान सबसे कमजोर है उसकी आवाज की अहमियत भी ताकतवर इंसान के बराबर होनी चाहिए। जब हम इस लेंस से देखते हैं तो टेक्स्ट के 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देते हैं। पहला एग्जाम्पल उस पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर का है जो हमारी फैमिलीज में होता है। हाँ, बुक में एक डेमोक्रेटिक फैमिली का रेफरेंस है जहां डिसीजंस आम सहमति या कंसेंसस से लिए जाते हैं। पर अगर हम इंडियन सोसाइटी की रियलिटी देखें तो आमतौर पर घर का एक मुखिया यानी दादाजी या पिताजी ही सारे फैसले लेते हैं। राइट, बाकी लोगों का ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। पापा अकेले डिसाइड करते हैं कि छुट्टियां मनाने कहाँ जाना है, गाड़ी कौन सी आएगी, प्रॉपर्टी का क्या होगा, यहाँ तक कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद कौन सा करियर चुनेंगे, सब एक ऑर्डर की तरह आता है। और अब आप इसका मैक्रो लेवल इम्पैक्ट सोचिए। अगर एक बच्चा ऐसे ऑथोरिटेरियन एनवायरनमेंट में बड़ा होता है जहां सवाल पूछने पर डांट पड़ती है तो वो आगे चलकर देश की पॉलिटिक्स में क्वेश्चन कैसे करेगा? एग्जैक्टली अगर घर के अंदर डिक्टेटरशिप है तो बाहर सोसाइटी में सडनली एक डेमोक्रेटिक सिटीजन पैदा नहीं हो सकता। यही लॉजिक हमारे एजुकेशन सिस्टम और क्लासरूम्स पर भी अप्लाई होता है। टेक्स्ट में दूसरा एग्जाम्पल उन टीचर्स का है जो क्लास में बच्चों को बोलने या सवाल पूछने नहीं देते। मुझे तो वो टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाले स्ट्रिक्ट टीचर्स जिन्हें लगता है कि क्लास में सन्नाटा होना ही डिसिप्लिन है। ऐसे एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट कम और डर ज्यादा होता है। एक ट्रू डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट तभी दिखता है जब एक टीचर बच्चों के क्वेश्चंस को वेलकम करे, ना कि उन्हें चुप करा दे। सही बात है। अगर क्लास में ही फ्री स्पीच दबा दी जाएगी तो वो स्टूडेंट्स अडल्ट लाइफ में अथॉरिटेटिव फिगर्स को चैलेंज करना कैसे सीखेंगे? उन्हें तो यही लगेगा कि अथॉरिटी का मतलब अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस है। जो नेता ने बोला वो पत्थर की लकीर है। और यही कनेक्शन हमें हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ ले जाता है जो खुद इंडियन पॉलिटिक्स का एक कड़वा सच है। हाँ, बुक में लिखा है कि कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल जीरो होती है। जो नेता स्टेज पर खड़े होकर देश में लोकतंत्र बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं की अपनी पार्टीज में सारे फैसले एक ड्राइंग रूम में बैठे कुछ लोग या एक ही परिवार के सदस्य ले लेते हैं। तो फिर वो देश में डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं? अगर पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, टिकट किसको मिलेगा, ये सब एक हाई कमांड क्या कर रहा है? तो वहाँ ग्राउंड लेवल वर्कर के ओपिनियन की तो कोई औकात ही नहीं बचती ना। जब इनके अपने घर यानी इनकी पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है तो ये देश में क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाएंगे? ये सिर्फ हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं। तो एसेंशियली फैमिली, स्कूल और पॉलिटिकल पार्टीज ये सब मिलकर हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बुनते हैं। बिल्कुल, ये सब आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब जब हम माइक्रो से निकलकर वापस मैक्रो लेवल पर आते हैं यानी नेशनल लेवल पर एक आइडियल नजरिए से इसको देखते हैं तो चैप्टर में एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पढ़ते ही सीधे दिमाग पर हिट करती है। कौन सी स्टेटमेंट? लाइन यह है कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। यानी सच्चा लोकतंत्र इस देश में तभी आएगा जब कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। ये बात इमोशन के लेवल पर बहुत अच्छी लगती है, पर टेक्निकली क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आइडियलिस्टिक नहीं हो गया? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब वोट डालने के अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन का भूख और रोटी से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? एक इंसान इकोनॉमिकली गरीब हो सकता है पर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसे उतनी ही पावर दी है ना जितनी किसी अरबपति को मिली है। दोनों का एक ही वोट गिना जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये कॉन्ट्रडिक्शन सरफेस लेवल पर जरूर दिखता है, लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कैसे? देखिए, सिर्फ पेपर पर इक्वल वोटिंग राइट्स देना काफी नहीं है।
एक ट्रू डेमोक्रेसी डिमांड करती है कि सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग में इक्वली पार्टिसिपेट करें। अब सोचिए, अगर एक इंसान अपने और अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में ही दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उसके पास उतनी एनर्जी होगी? वही ना, क्या उसके पास उतनी इन्फॉर्मेशन या उतने रिसोर्सेज होंगे कि वो सरकारी पॉलिसीज का एनालिसिस कर सके? नहीं, उसकी प्रायोरिटी लंबे समय की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी चेक करना नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी इमीडिएट सर्वाइवल होगी। समझ रहा हूँ। तो मतलब पॉवर्टी और हंगर डायरेक्ट पॉलिटिकल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एब्सोल्युटली। एक भूखा इंसान मजबूरी में शायद इलेक्शन से ठीक पहले बांटे गए फ्री राशन, लिकर या थोड़े से पैसों के बदले अपना वोट दे देगा। वो अपने आने वाले 5 साल का फ्यूचर अपनी इमीडिएट नीड के लिए ट्रेड कर लेगा। सही कहा। तो क्या उस सिचुएशन में उसका वोट फ्री एंड फेयर है? बिल्कुल नहीं। उसका फायदा ताकतवर लोग आसानी से उठा लेते हैं। राइट। पॉवर्टी लैक ऑफ चॉइस पैदा करती है और डेमोक्रेसी नाम ही चॉइस का है। इसलिए रिसोर्स इनइक्वालिटी और पावर इम्बैलेंस आपस में जुड़े हुए हैं। कर रह जाएगा। Here's where it gets really interesting. अगर हम इन आइडियल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करें कि सबके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो, इक्वल रिसोर्सेज हो, कोई भूखा ना सोए, तो फिर तो दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो या इंडिया, कोई भी खुद को एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकता। हाँ, सब कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। आज दुनिया का कोई भी देश परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। ये इस चैप्टर की एक बहुत ही प्रोफाउंड लर्निंग है। सभी के पास अपने अपने फ्लॉज हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि हम ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड सेट ही क्यों करते हैं जो प्रैक्टिकली अचीव करना इम्पॉसिबल लगता है? हाँ, क्यों करते हैं ऐसा जब पता है कि परफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है? क्योंकि आइडियल्स एक कंपस या मिरर की तरह काम करते हैं। ये हमें अपनी मौजूदा व्यवस्था यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम की कमजोरियों को आइडेंटिफाई करने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। वो जैसे एक गोल पोस्ट सेट करना। राइट। अगर हमारा गोल सिर्फ इलेक्शंस करवाना होगा तो हम मिनिमल डेमोक्रेसी पर आके रुक जाएंगे, लेकिन नो वन गोज हंग्री जैसा आइडियल हमें उस मिनिमल सेटअप से आगे बढ़कर एक गुड डेमोक्रेसी बनाने की लगातार प्रेरणा देता है। ये बताता है कि कितना रास्ता तय करना भी बाकी है। एक कंटिन्यूअस जर्नी है ये। हमने समझ लिया है कि इनइक्वालिटी कैसे डेमोक्रेसी को खोखला करती है। हाँ। अब थोड़ा सा पिछले एक थ्रेड को वापस उठाते हैं। हाँ, कौन सा थ्रेड? हमने शुरू में बात की थी कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सब मिलकर फैसले नहीं ले सकते। लेकिन क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव या नेता नहीं होता बल्कि लोग खुद सीधे फैसले लेते हैं, क्या आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है? खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसकी एप्लीकेबिलिटी स्केल पर डिपेंड करती है। मैक्रो लेवल पर ये ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। एक बहुत सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। बुक की वो एक्टिविटी जिसमें स्टेडियम का जिक्र है। एग्जैक्टली। अगर हम किसी भी आम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात करें जहां 15-20 लाख वोटर्स होते हैं, क्या इन सभी लोगों को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में भी एक साथ बिठाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 1,30,000 है, यानी वहां भी सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन ही फिट होगा। और अगर किसी तरह बिठा भी दिया तो क्या लाखों लोगों के बीच कोई मीनिंगफुल डिस्कशन या डिबेट हो सकती है? वहां सिर्फ शोर होगा, केओस होगा। इसलिए मास लेवल पर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पर आते हैं, जहां कम्युनिटी का साइज छोटा है, तब डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी सबसे पावरफुल टूल है। राइट। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे देश में गांव की ग्राम सभा है। हाँ, एक गांव में कुछ 100 या 1000 वोटर्स होते हैं। वहाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सारे एडल्ट वोटर्स एक जगह चौताल पर या पेड़ के नीचे इकट्ठे हों। और गांव की सड़क कहाँ बनेगी, नरेगा का पैसा कहाँ खर्च होगा, इन सब पर सीधे तौर पर मिलकर फैसला लें। ये पेपर पर एक परफेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप लगता है। यहाँ मिनिमल और आइडियल डेमोक्रेसी मिलते हुए लगते हैं। लेकिन तभी बुक में दिए गए एक छोटे बच्चे का मासूम लेकिन तीखा सवाल सामने आता है। वो क्या पूछता है? वो पूछता है, इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट्स, इज दैट डेमोक्रेटिक? यानी मेरे गांव में तो ग्राम सभा कभी मिलती ही नहीं, क्या ये डेमोक्रेटिक है? ये सवाल थियरी और ग्राउंड रियलिटी के बीच की खाई को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। स्ट्रक्चरल रियलिटी कुछ और ही है। पर ऐसा होता क्यों है कि ग्राम सभा मिलती नहीं? सिर्फ आलस की वजह से या कुछ और खेल चल रहा होता है? इसके पीछे एंट्रेंच्ड पावर डायनामिक्स और फ्यूडल माइंडसेट्स काम करते हैं। जो गांव का प्रधान या सरपंच होता है, वो अक्सर उस पावर को अपने पास सेंट्रलाइज्ड रखना चाहता है। क्योंकि अगर ग्राम सभा बैठेगी तो गांव वाले सवाल पूछेंगे, हिसाब मांगेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। सही बात है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? मीटिंग बुलाओ ही मत, या फिर पेपर पर किसी रजिस्टर में चुपचाप 4 लोगों के साइन करवाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दो।
ये तो सिस्टम का मिसयूज हो गया। इसलिए सिर्फ पेपर पर कॉन्स्टिट्यूशन बना देना या इंस्टीट्यूशन सेटअप कर देना काफी नहीं है। जब तक वो इंस्टीट्यूशंस डायनामिकली ग्राउंड पर फंक्शन नहीं करेंगे, तब तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में रह जाएगा। पर इस फेलियर का इलाज क्या है? बच्चा सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन अगर प्रधान मीटिंग नहीं बुला रहा तो उस ग्राम सभा को चलाएगा कौन? सिटीजन्स। और यही पॉइंट हमें इस पूरे चैप्टर के सबसे क्रूशियल लेसन तक ले जाता है, एक्टिव सिटीजनशिप, यानी नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, इस डीप डाइव का सबसे डिफाइनिंग आर्ग्यूमेंट यही है कि डेमोक्रेसी का फेट, देश का भविष्य, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि देश के रूलर्स या नेता क्या कर रहे हैं। उससे कई ज्यादा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम नागरिक क्या करते हैं। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों इसी के आसपास घूमती है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स को देखें, जैसे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, मुनार्की जहां राजा का राज होता है, या वन पार्टी रूल, उनमें क्या होता है? उन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का मोटिव क्या होता है? वो तो इनहेरेंटली यही चाहते हैं कि आम लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ही ना ले। सही बात है। एक डिक्टेटर कभी नहीं चाहेगा कि लोग सड़क पर आकर उसकी पॉलिसीज पर सवाल उठाएं। उनके लिए एक पैसिव, चुपचाप अपना काम करने वाली जनता सबसे बेस्ट है। इसे एक अलग एंगल से देखते हैं। जैसे एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट बॉस यही चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करें और मैनेजमेंट के किसी फैसले पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करे। ओह, टॉक्सिक बॉस वाला एनालॉजी परफेक्ट है। डर और खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार होती है। ये कंपैरिजन इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर कर देता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थ्राइव ऑन पैसिव सिटीजन्स, लेकिन डेमोक्रेसी बिल्कुल उल्टा काम करती है। डेमोक्रेसी डिमांड्स पार्टिसिपेशन। राइट। ये सिस्टम तब तक प्रैक्टिकली जिंदा नहीं रह सकता जब तक वहां के सिटीजन्स अपनी ड्यूटी ना निभाएं। NCERT साफ शब्दों में लिखती है कि डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स। ये कोई एक बार अचीव करने वाली चीज नहीं है, जिसे आपने एक बार सेट कर दिया और अब वो खुद चलेगी। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर सिटीजन सवाल नहीं पूछेंगे, RTI नहीं लगाएंगे, पॉलिसीज को स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे, तो पावर ग्रेजुअली उन्हीं चंद लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र को बचाए रखने और उसे लगातार बेहतर बनाने के लिए सिटीजन्स का कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। यानी आराम से अपने लिविंग रूम के आलीशान काउच पर बैठकर सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देना सबसे आसान काम है, पर एक एक्टिव नागरिक बनना मुश्किल है। एक बार 5 साल में EVM का बटन दबाना मिनिमल डेमोक्रेसी है, पर रोजमर्रा के इनजस्टिस के खिलाफ बोलना, सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी मांगना, ये गुड डेमोक्रेसी है। आज के इस डिस्कशन में हमने डेमोक्रेसी को उसके इंस्टीट्यूशनल दायरे से निकालकर एक फिलॉसफिकल और प्रैक्टिकल लेवल पर देखा। हमने समझा कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो एक घर की डाइनिंग टेबल से लेकर देश की पार्लियामेंट तक हर जगह जरूरी है। और सबसे बढ़कर, इक्वल वोटिंग राइट्स तब तक पूरी तरह मीनिंगफुल नहीं होते जब तक इक्वल रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में न हो। बिल्कुल। तो अब डिस्कशन को रैप अप करते हैं। जाते जाते मैं सभी सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। आज का जमाना हाइपर कनेक्टेड है। हमने बात की एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। हाँ। तो सोचिए, क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में X या Instagram पर पॉलिटिकली चार्ज्ड मीम्स शेयर करना, कमेंट्स में बहस करना या ऑनलाइन गुस्सा निकालना, क्या ये हमें एक एक्टिव सिटीजन बनाता है? या फिर ये सिर्फ असली मुद्दों से भागने का एक नया तरीका है? एग्जैक्टली। एक इल्यूजन ऑफ एक्शन, जहां हमें लगता है कि हमने अपना योगदान दे दिया, पर असल में हम ग्राउंड के रियल इशू से दूर हैं। असली बदलाव स्क्रीन स्वाइपिंग से नहीं आएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 1, What is Democracy, Why Democracy of Class 9th NCERT, Democratic Politics. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyawad. Jai Hind.